एक चीज़ है जो सोसाइटी में मुझे शायद थोड़ी सी क्रूअल लगती है, दैट इज़ घुड़चढ़ी। थोड़ा गलत है। आजकल आप घोड़े से तो ट्रैवल नहीं करते हो, यू हैव कार्स, यू हैव अदर व्हीकल्स, बट शादी के लिए घुड़चढ़ी होती है। तो आप देखते हो बहुत बार क्या होता है कि जो पुल करते हैं उनको आगे उनके मुंह में हॉर्नबिल होती हैं, एक स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स क्या करते हैं कि वो उसके मुंह में दर्द देते हैं थ्रू आउट। तो आप उसकी साइड्स, घोड़े की साइड्स देखोगे, पैर देखोगे, उनमें चोटें लग रही होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसको ढक देते हैं। तो आपको तो दिखते ही नहीं कि घोड़ी के चोट लगी हुई है, और आप उसका कपड़ा हटा के देखोगे ना तो उसमें इतने जख्म निकलेंगे, इतने जख्म निकलेंगे। इनके पैर सब कुछ होते हैं, अगर इनके पैर साबुत हैं तो ये बस गोल्ड है, और इनके पैर नहीं बचे तो वो लोग उनको फेंक जाते हैं कहीं पे। आपने जितनी भी कैलाश यात्रा और वो देखी हैं कि खच्चर गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, वो उनका कुछ नहीं होता बाद में, वो लोग मरे हुए छोड़ जाते हैं वहाँ पे, एज इट इज छोड़ जाते हैं। अगर किसी डॉग को रेबीज है और उसने आपको काट लिया तो आपका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रिसर्च ही नहीं हुआ है अभी तक। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये डॉग को रेबीज है या नहीं? सोसाइटी खुश नहीं है स्ट्रे डॉग को लेके। ईस्टर्न स्टेट से लोग जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स को उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्स को किडनैप कर लेते हैं। आई नो दे किल देम एंड किल देम एंड ईट देम। कि लोग एक पैकेट फाड़ते हैं बिस्किट का एंड दे फीड द डॉग्स, बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मीठा नहीं देना चाहिए, बहुत नुकसान करेगा। मीठा नहीं, उसके अंदर अगर आप पार्ले जी का बिस्किट आप भी खाते हो तो आफ्टर 5th और 6th बिस्किट आपको ना पानी चाहिए होता है। मैं क्या कैरी कर सकता हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे एनिमल्स को फीड कर सकूँ जो स्ट्रीट पे रहते हैं? प्लास्टिक की पन्नी खा जाती है गांड। SPCA नोएडा में हम थे और 9 kg प्लास्टिक पुल आउट हो रहा था उसके पेट से थ्रू सर्जरी। तो मैंने वो फिजिकली देखा है, अपने आगे सर्जरी हो रही थी मेरे आगे। जब भी आज तक हमने रेस्क्यू करा है, आप किसी चाय वाले को, रिक्शे वाले को बुला लो, वो कभी नहीं पीछे हटता कि आपकी हेल्प करनी है, पिल्ला फंसा है, कुछ भी है, एनीथिंग, वो तुरंत हेल्प कर देते हैं। बट आपको लगता है आप किसी गाड़ी वाले को भी रोक लोगे ना हेल्प करने, वो कोई नहीं हेल्प करेगा। बट मैं एक एनिमल लवर को बोलूँगा ना ये जानवर है, इसको ठुक गया है, आजा 2 मिनट, तो वो काम हम छोड़ के आ जाएंगे सारे। ऐसे होते हैं एनिमल लवर, थोड़े होते हैं पागल। ये यमुना में बाढ़ आई थी, अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ थी। राइट। मैंने इतनी लाशें देखी हैं वहाँ पे, जो बंधी हुई भैंसें थी, लोगों ने बंधा हुआ ही छोड़ के भाग गए कि एटलीस्ट उनकी रस्सी तो खोल दो, कम से कम वो अगर पानी के बहाव के साथ कहीं निकल पाए। पहले 3 दिन तो जानवरों का कोई रेस्क्यू हुआ ही नहीं। जो एक बोट में मैं था उसमें हमने 112 114 कुछ ऐसे कुत्ते बचाए थे, तो विद इन 2 days। और डॉग्स कहाँ थे? मतलब वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ था? वो जो डॉग्स थे वो छतों के ऊपर चढ़ गए थे, जो गांव की जो झोपड़ियां थी वो उनके ऊपर चढ़ के वहाँ बैठे हुए थे। घरों में भैंस वगैरह पाल के काम करते हैं लोग दूध बेचने का, ये लोग इंजेक्शन लगाता है, ये वो ऑक्सीटोसिन, वो ये ऑक्सीटोसिन वही है। बैन है इंजेक्शन, लेकिन हर कोई यूज करता है। गाजीपुर डेयरी के आसपास जो सारे केमिस्ट हैं सब बेचते हैं। इन लोगों का धंधा है ऑक्सीटोसिन बेचना। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन क्या करता है? इट्स अ मिथ। हेलो अनुराग, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई एम सो अमेज्ड टू हैव यू हियर बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो हमें शायद 3 घंटे भी कम पड़ गए थे, इतनी सारी आपने मुझे एनिमल वेलफेयर की बातें बताई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर गई थी, और मुझे लग रहा था कि कोई अपना टाइम इन चीज़ों में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है इतना ज़्यादा। मुझे वो सुनने के बाद ऐसा लगा कि यू आर अ लवेबल पर्सन एंड आपके मन में पेट्स के लिए या स्ट्रीट डॉग्स के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कितना ज़्यादा केयर है, लव है। अब वो चीज़ें मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा लोगों को भी बताएं, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा कि क्या रीज़न है कि आप स्ट्रीट एनिमल्स को इतना लव करते हैं या उनकी केयर करते हैं? आप सीधे ही मेन सवाल पे आ गए हो। जब ये स्टोरी तो ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता, बट ठीक है, कोई नहीं। देखो, सो देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपसे शेयर भी किया था मैंने। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं एक पर्टिकुलर रास्ते को पास करता था, तो वहाँ पे एक फीमेल डॉग थी। तो उसने बच्चे बच्चे दिए थे थोड़े बहुत, वो 8-10 बच्चे थे उसके। तो फैक्ट्री का एरिया था, खाली सा प्लॉट था, तो उनको वहाँ जगह मिल गई थी रहने की। तो व्हाट हैपेंड वन डे के, हैबिट हो गई कि कॉलेज से आते हुए जाते हुए थोड़ा बिस्किट या रोटी या कुछ जैसे लंच बचा है दे दिया उसको। तो वहाँ से वो थोड़ा सा उसी फीमेल, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.1 किलोमीटर होगा मेरे घर से, 1-1.5 किलोमीटर, तो उतना दूर था। तो बट एक ये था, उससे बॉन्डिंग थी, अपने आसपास कुछ नहीं, उससे बॉन्डिंग थी, उस डॉग से थी। तो ऐसे मतलब एक रात को क्या हुआ कि 2-3 दिन छुट्टी थी, कॉलेज था नहीं था, एंड बारिश वगैरह हो रही थी, तो एकदम इट केम टू माई माइंड कि अरे वो
उसको खाना नहीं दिया यार, खाना रह गया है। तो मैंने बाइक उठाई, बारिश वारिश बंद हो गई थी, मैं बाइक उठाई गया। तो हमारा क्या है ना, हम तो ऐसे कपड़े वपड़े पहन के चले आते थे, आई थॉट क्या दिक्कत है। बट वहाँ क्या किसी को हमारे ऊपर थोड़ा सा दिख रहा होगा कि भाई ये पैसे जा रहे हैं तो चलते चलते साथ में। तो ही ट्राइड टू हिट मी, कि पीछे से उसने ऐसे दो लोग आए, वो उठाया एकदम मेरे को। अच्छा। तो फोन पॉकेट में जो मिल जाए, ऐसा सीन। तो अब 10-11 बजे क्या है, वहाँ तो अंधेरा होता है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ गए, वहाँ पे तो क्या हुआ कि वो दो लड़के आए पीछे, उन्होंने मुझे ऐसे उठा लिया ऊपर। तो आई वाज स्टक, कि एकदम सुन्न हो गई थी बॉडी, तो रियलाइज नहीं करा कि ऐसा भी हो सकता है। तो इतने में क्या हुआ, वो फीमेल डॉग आई, उसने काट लिया वो पिच ने उसको पैर पे। तो मैं एकदम नीचे गिरा, मैं छूटा। तो मेरे हाथ से उसका मांस वास कुछ हट गया होगा, तो वो आपस में चिल्लाए कि मार दे। अच्छा, मतलब कि अब मानना पड़ेगा। हाँ, कि फेस दिख गया है। तो उन्होंने नाम वाम लिया, और इट वॉज मोर लाइक कि अभी खत्म कर इसको। तो इमीडिएटली क्या हुआ, वो फीमेल फिर आई, उसने फिर से काट लिया उनको। तो उन्होंने क्या करा कि उसको चक्कू मार दिया, मेरे को मारने दिया, उस कुतिया को मार दिया चक्कू। तो उस टाइम तो मैं एकदम शॉक में था कि क्या हो गया। आई आई केम बैक होम। 10 मिनट बाद मुझे अपनी सेंसेस रियलाइज हुई कि भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देन आई वेंट बैक कि अरे वो उसको तो मैं भूल ही गया। तो क्योंकि हम भी इंसान है ना, तो पहले अपना सोचा हमने। तो मैं गया उधर, और उसको फिर डॉक्टर वगैरह के लेके गया, स्टिचेस हुए, बच गई, वो ठीक थी। बट वो एक लोन बन गया कि नहीं भाई, ये मतलब इसने तो 2 महीने के खाने का इतना बड़ा कर्जा चुका दिया, तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ करना है। थोड़े से खाने के लिए वो आप उसको देते थे, आपने आपकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान सैक्रिफाइस करनी चाहिए। हाँ, और देखो, मोरलेस क्या है ना कि इफ यू लुक एट एनिमल्स एट लार्ज, तो दे आर वेरी सेल्फलेस। हम लोग ना उनसे अनछुए हैं, क्योंकि हम लोग ना अपने वो फिक्स एनवायरनमेंट में और बिल्डिंग में और रजाई कंबल में रहते हैं। राइट। तो हम बहुत चीज़ों से ना अनछुए हैं। आपने कोविड में देखा है हाउ द ब्लू व्हेल्स दे केम बैक, डॉल्फिन्स केम बैक, एवरी अदर एनिमल दे केम बैक टू देयर शोर्स। वो सी बीचेस पे दिखने लगे जानवर। तो ऐसा नहीं है वो दिखने लगे, अरे वो वहीं रहते थे, वो चले गए थे क्योंकि इंसान इतने। तो हम लोग ना उस चैप्टर से, उन चीज़ों से, नेचर से हम लोग बहुत दूर है। तो हम वहाँ कभी गए नहीं अभी आज। आप ऐसा कह लो कि हम लोग वहाँ उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आपके आसपास भी, घर के आसपास, हम श्योर आप भारत में रहते हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता आपके घर के पास कुत्ते ना हो। बिल्कुल। तो ऐसा है कि मतलब मोस्टली वो तो सबसे ईजीएस्ट वे है, आपके घर आप नियर बाय, अगर आप कुछ देखना चाहते हो कि भाई एनिमल का क्या कैलिबर है, ये लोग कुछ करते हैं नहीं करते, तो घर के बाहर फ्री में कुत्ता बैठा है आपके, उसको 2-4 रोटी खिलाओ, आप देखोगे वो लाइफ लॉन्ग आपको रीपे करके जाता है। एंड यू नेवर नो कैसे। हाँ, मतलब आपकी बात ठीक है, मैं भी सोचता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ करते हैं, देख के दया भी आती है। अभी जैसे ठंड का मौसम है या बारिश हो रही है, तो हमें लगता तो है, मैं चलते हुए ढूंढता भी हूँ कि यार वो वाला डॉग पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, बारिश हो रही है, उसको कोई जगह मिली होगी नहीं मिली होगी, किसने शेल्टर दिया हुआ है वगैरह। हम ये तो जरूर सोचते हैं कि किसी ने हेल्प करी होगी नहीं करी होगी, अपने लिए चाहते हुए भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब बिल्कुल। ऐसे में क्या करा जाए, मतलब कि सबके लिए उतना करना तो पॉसिबल नहीं है जैसे आप करते हो, लेकिन अपने एंड पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे स्ट्रीट एनिमल्स को हेल्प मिल सके। आपने जो पहली चीज पूछी, तो ये मेरा मानना है, मैंने भी कहीं सुना था ऑनेस्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद सेल्फ। और अब आपका सेकंड पार्ट, कि आप सेल्फ की जब बात कहते हो ना, कि मैं कैसे शुरू करूँ, देखो हर किसी का तरीका और चैप्टर अलग हो सकता है। यू माइट बी समवेयर अहेड और बिहाइंड इन दैट थिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। द ओनली थिंग इज कि व्हाट लिटिल थिंग्स यू डू दैट ओनली क्रिएट्स द डिफरेंस इन योर लाइफ। वो छोटी छोटी चीजें आप कुछ कर लेते हो। अभी अमेज़न कॉलेज में बहुत टाइम देता था, आज मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ कंपैरेटिवली ऑब्वियसली। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि हम रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम थक जाते हैं, टायर्ड हैं, बहुत कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन आप कर सकते हो। कैसे करो, तो इट्स अ बिग चैप्टर, बट स्टार्ट विद फीडिंग, स्टार्ट विद स्टेरिलाइजेशन, स्टार्ट विद गेटिंग योर डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स को भी आप वैक्सीन लगवाते हो, तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी उसको एक ज़्यादा सेफ तरीके से देखती। क्योंकि बीइंग एन एनिमल लवर, एनिमल रेस्क्यूअर, सिर्फ ये नहीं है कि आपने जानवर को बचाना है,
ऐसा नहीं है। आपको जानवर और सोसाइटी के बीच में जो एक बॉन्ड है ना, आपको उसको भी बहुत अच्छा बनाना है। मेरी सोसाइटी में जब मैंने व्हेन आई वाज वेरी यंग और मैं उनसे पूछने गया कि भाई आपका विजन क्या है, मतलब हाउ डू यू सी दीज डॉग्स, तो कहते हैं अरे बेटा टेंशन मत लो, 5 दिन में उठवा देंगे मैंने। तो मैं ये बात सुन के मेरा अगला जवाब था जी ये तो हो नहीं सकता, ये तो आपको करने के लिए एक आधा मेरे का सर काटना पड़ेगा, मैं तो जाने नहीं दूंगा। तो देवर टेकन अबैक, क्या बोल रहा है ये, मतलब कि हमने तो, उन्हें लगा कि मैं प्रो एनिमल हेटर कुछ आया है कि भाई कुत्तों कुत्तों का क्या है, हटवाओगे नहीं हटवाओगे वो। तो कहता आप क्या चाहते हो, मैंने कहा जी मैं तो चाहता हूँ फीडिंग स्पॉट बनाओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दैट आप इनके फीडिंग स्पॉट्स बनाओ और आप इन्हें स्टेरलाइज करवाओ। आप नहीं करवा सकते स्टेरलाइज, मैं खुद करवा दूंगा, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू शुड स्टार्ट विद योर ओन लेन, और आप अपनी गली का ध्यान रखोगे, हर कोई अपनी गली का भी ध्यान रखेगा ना, तो आप मान लो पूरे भारत में ये हो जाएगा। कैसे फीड कराए? आपने बोला कि फीड कराने से स्टार्ट कर सकते हैं, फीड कराने से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेरलाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेरलाइज यू मीन नसबंदी कराना। फीड कराने के लिए क्या किया जाए, क्या फीड कराया जाए? क्योंकि स्ट्रीट एनिमल्स, पेट्स के लिए हम डॉग्स के लिए बोलते हैं, कैट्स के लिए बोलते हैं कि उनको वो खाना नहीं देना चाहिए जो हम खाते हैं। तो क्या, ऐसा क्या देना चाहिए? देखो आमतौर पे क्या होता है कि व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम वेरियस वेटनरीज डॉक्टर्स, आप टू स्वीट और टू सॉल्टी नहीं देते। तो ऑब्वियसली आप दाल और राजमा जो खुद खा रहे हो वो तो नहीं दोगे, बट यू कैन डेफिनेटली ऑफर चपाती, अच्छा अच्छा, बॉइल्ड राइस, इस ये सब। हाँ मतलब वो नॉर्मल फूड है। और आप वैसे भी बॉस कंपेयर करो ना, आप वो कूड़े में से खा रहा है, तो आप लास्ट में तो वही खा रहा है ना जो आपके घर में से बच के निकल रहा है। करेक्ट। बीट चाउमीन, बीट मोमो, जो कचरा मिल गया उसको, उसमें फिलिंग मिल गई, वो तो खा रहा है। तो ऑब्वियसली आप साफ सुथरा खाना दे रहे हो उसको, हाँ। तो उसके लिए वो वेल न्यूट्रिश होगा एज कम्पेयर टू व्हाट ही इज हैविंग, वो जो जानवर बाहर खा रहा था। सेकेंडली फीडिंग ना एक मेथड होता है बस आपका उस डॉग से एक रिश्ता बनाने का। और मेरा भाई है, मेरे ताऊजी का बेटा है, वो बिल्कुल एंटी डॉग्स है, मतलब उसको कुत्ता पसंद ही नहीं है। साला में कुत्ता क्यों रखते हो घर पे, तो गले में क्यों कुत्ता है, उसको फिरवा दो, मेरी गाड़ी पे बैठ गया। मोस्टली आप सोसाइटी के कंसर्न देखोगे ना, वो ये मेरी गाड़ी पे बैठ गया, ये मेरा फलाना जगह नुकसान कर गया, यहाँ पॉटी कर गया, यहाँ ये कर गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो, अभी देखो मैंने इसका क्या तोड़ निकाला है, मैं जुगाड़ बताता हूँ। मैं अपने कुत्ते को अपने घर के आगे खाना खिलाता हूँ। अब ये हर कोई जानता है कुत्ता अपनी जगह को गंदा नहीं करता, तो वो मेरे घर पर तो नहीं गंदा करता। बिल्कुल। मेरे घर के आगे मैंने आज तक पॉटी नहीं देखी। पीछे सर्विस रोड वगैरह है, वो जाते हैं वहाँ फ्रेश होते हैं आराम से, लेकिन मेरे घर पे कभी नहीं करा इन्होंने, भूल के भी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट यहीं रहते हैं नियर बाय। तो नाउ इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर माइंड, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, तुम इंसान हो, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। और चैलेंज है कि हम लोग सोचते ही नहीं कि अरे हम इंसान है, हमें सोचना है। कुत्ते को, अब मैं आप उसे कुत्ते को ट्रेन भी कर लोगे, कितना ट्रेन कर लोगे? गली के कुत्ते को ट्रेन कर लोगे क्या? और गली के कुत्ते को कर लोगे, उनके कितने कुत्ते कर लोगे? मेरी सोसाइटी में 27 कुत्ते हैं, कितने कुत्ते ट्रेन कर लोगे? इट इज़ अ नेवर एंडिंग चैप्टर। और मैंने सुना आपने हर कुत्ते का नाम भी रखा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर कुत्ते का हमने नाम रखा हुआ है, क्योंकि जब हम स्टेरलाइज करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो हमें एक उनके साथ बॉन्ड चाहिए। तो अभी जैसे आप छोटे बच्चों को बुलाओ तो वो अपने नाम को पहचानता है ना, तो आप डॉग को भी बुलाओ, अपने नाम को पहचानता है कि अच्छा मेरे को बुला रहा है, या मुझे खाना मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो वो रिवॉर्ड एंड ट्रीट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। बट है क्या कि वो एक रिश्ता एनिमल लवर ही बनाता है बिटवीन द एनिमल एंड द सोसाइटी। अगर वो अच्छे से कर लेता है, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत चैलेंजेस थे मैंने बताया, लेकिन वो धीरे धीरे फेड होते गए। अभी क्या होता है कि अभी ऐसा नहीं है डॉग बाइट नहीं होती, हो जाती है डॉग बाइट। अभी भी कोई बाहर का बंदा आया या किसी ने एग्रेशन में चला रहा था स्कूटी बाइक, वो काट लेते हैं कुत्ते। लेकिन सोसाइटी ये कहती है कि अरे वो अनुराग को बुला लो यार, वो बता देगा। इनफैक्ट अगर टीका भी लग, मतलब यार मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मैं टीका लगाने का मैं नहीं बताता, बट मुझे खुद इतने लगे कि आई नो कि अब 3 5 7 और ऐसे लगेंगे, वहाँ चले जाओ ये कर। तो नाउ दे कॉल मी फॉर एवरी स्मॉल प्रॉब्लम एज वेल। दैट इज अप टू मी, अब मैं उसको प्रॉब्लम देखूंगा मेरे को फ़ोन करता है जहाँ यहाँ से, या मैं उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखूँ कि अरे यार कोई बात नहीं, काट लिया, दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट। बट ये बात तो है, देखो मैंने भी देखा है, अब आजकल सब सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि कोई कोई स्ट्रीट डॉग्स इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वहाँ के गली के बच्चों को पूरा, मतलब कई बार तो मैंने देखा है कि डेथ तक हो जाती है बच्चों की या इंसान की, वो इतना बुरी तरह उनको फाड़ देते हैं एक तरीके से। राइट। तो क्या रीजन है ऐसा क्यों? जब आप उनको खाना डाल रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, और फिर स्ट्रीट डॉग्स ये करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग भी
कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अगेंस्ट होंगे ही फिर। नहीं नहीं, डेफिनेटली है, थोड़ा नहीं बहुत अगेंस्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने खुद के एग्जाम्पल देता हूँ फैमिली का। एक बार मेरे फादर को ऐसे एक स्ट्रीट डॉग ने, कुछ नहीं उनका कोई लेना देना नहीं उससे, कुछ नहीं, वो कहीं से आ रहे थे घर के पास में ही, और एक स्ट्रीट डॉग ने इतना बुरी तरह उनका पूरा हाथ खा लिया था कि मतलब मैं तो देख के ऐसे बेहोश होने को ही हो गया था कि ये हुआ क्या और ये क्या रीजन है। तो कोई उसका कभी नुकसान नहीं किया। माई फादर वॉज अ गुड पर्सन ऑल्सो, कि ऐसा नहीं कोई बैड वाइब्स आ रही हैं कि कुछ है, बट क्यों हुआ ऐसा। देखो, मेनली क्या होता है कि किसी भी एनिमल का जो टेम्परामेंट है ना, वो उसके एनवायरनमेंट पे होता है। नाउ वी ऑल हैव बैड मेमोरी। आपका कोई एक डर होगा, है ना? ऐसा हो सकता है आप हाइट से डरते हो, मैं हाइट से डरता हूँ। कोई ऐसा है जिसको आप बहुत तेज पीछे बैठाओ बाइक पे और 80-100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, डरता है। दूसरा व्यक्ति नहीं डरता। सेम केस एनिमल्स के साथ जब होता है ना, तो कुछ एनिमल्स की एक इंस्टिंक्ट बेसिक बन जाती है कि एक आदमी है, वो थैला लेके जाता है, 10 साल से उस गली में थैला लेके जाता है। अभी अचानक वो थैले से ना उस कुत्ते को कभी मार जाता है, कभी पीट जाता है। अब उसको नहीं पता कि मैं तो आज निकल गया इस गली से। सेकेंड टाइम क्या होता है, दूसरा व्यक्ति थैला लेके आता है, तो नाउ द डॉग इज प्रोटेक्टिव कि इससे पहले मारे मैं मार दूंगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है, आप तो कुत्ते को रीड नहीं कर सकते कि भाई मेरे को क्या पता तेरा थैले वाला मार कौन मार के चला गया तेरे को, बट आई हैव डन नथिंग बैक टू यू। तो ऐसा हुआ है, मेरी मदर के साथ हुआ है। वो एक बैग कैरी करके आ रही थी और मैं जिनको खिलाता था वो उन पे भौंकने लगे एकदम से। देन माई वॉचमैन टोल्ड मी, अरे वो एक लेडी आती है, वो उसको मार वार जाती थी बैग से। तो वो रिजेम्बलेंस उन्होंने बना दी कि ये बैग लेके कोई आएगा ना तो उसको इससे पहले हमारे आप अटैक कर दो। मेरी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर बंदा है, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की कुछ स्कूटी चलाता है, मुझे नाम नहीं पता। पर हुआ यूं कि उसने तो स्कूटी वूटी, अब वो क्या करता है, डंडा लेके आता था और रोज इनको मारता था। हाँ, ओके, ये भौंकते क्यों है मेरे ऊपर, तो वो घर जाता था डंडा लेके इनको मारने वापस आता था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 2 महीने एपिसोड चला, मैंने उसको समझाया, वो नहीं समझा। 2 महीने एपिसोड चला। अब क्या होता है कि वो ब्रांड की स्कूटी अगर आ जाए ना गली में, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। नाउ लेट्स से यू आर इक्विप्ड कि तुमने तो टैकल कर लिया, वो तो आदमी हष्ट पुष्ट था, वो तो टैकल कर गया। बट अब लेट्स से एक 20-22 साल का लड़का है, वो स्कूटी पे जा रहा है विद द सेम ब्रांड, अब उसका क्या होगा? उसका बैलेंस खराब होगा, वो इधर उधर ठुक जाएगा। एंड नाउ द ब्लेम इज ऑन द डॉग्स कि इसने ऐसा करा है, राइट? तो ऐसा नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट है उनके माइंड में, मेमोरी है जो बैठ गई है। अब वो बैठ गई है तो वो सोसाइटी ने ही डाली है। बस होता यह है कि करता कोई और है और भुगतता कोई और है। तो और ये रहेगा आपका। ऐसा भी होता है कि चलो ये तो हो गया कि भाई इंसानों ने ही कुछ गलत किया तो उनके मेमोरी में आ जाती है ये चीज। लेकिन कहीं कहीं पे देखा कि कुत्ता पागल हो गया, बोलते हैं ना, हर 2-3 गली छोड़ के एक कुत्ता पागल जरूर होता है। उस केस में वहां पे तो खतरा है, वहां पे क्या किया जाए। होता भी है वो पागल, ये क्या होता है। पागल का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, जानवरों से हमारे अंदर ऑलमोस्ट एक कॉमन बीमारी है जो आती है, विच इज रेबीज, जिसका हर किसी को डर रहता हाँ राइट। है। रेबीज वाले कुत्ते के मैंने जो फीचर देखे हैं आज तक, एंड इनफैक्ट आई हैव टॉक टू डिफरेंट वेटनरी डॉक्टर्स, रेबीज वाला कुत्ता कभी एक जगह पे टिकता नहीं, पहली चीज। तो अगर आपको वहां दिख रहा है ना, वो बैठा हुआ है, देयर आर टू काइंड ऑफ रेबीज, डम रेबीज एंड एग्रेसिव रेबीज। डम रेबीज में वो कुत्ता बिल्कुल शांत होता है, एक जगह पे पड़ा रहता है, वहीं मर जाता है ऑलमोस्ट। ओके। ज्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेगा। रेबीज का कुत्ता पानी नहीं पिएगा कभी भी, फियर ऑफ वाटर आ जाता है रेबीज में, आप जानते होगे। पानी से बहुत डर लगता है, फोबिया हो जाता है कि पानी से बिल्कुल दूर। आप लोगों में भी टेस्ट करने के लिए आप उन पर पानी डालो, इफ दे आर गेटिंग फियर्ड कि पानी क्यों डाल रहे हो मेरे ऊपर, डेफिनेटली रेबीज हो गया। अब ऐसा नहीं है मतलब आफ्टर डॉग बाइट और रेबीज बाइट मैं कह रहा हूँ, तो फियर ऑफ वाटर आने लग जाता है। तो कुत्ते को भी होता है, जानवर को भी होता है। पागल कुत्ते की एक ही डेफिनेशन है, एक तो आसपास के आपके जो डॉग्स हैं उस पर भौंक रहे होंगे, उनको पता लग जाता है कि इसको रेबीज हो चुका है, वो उसको खदेड़ेंगे वहां से बाहर। नहीं, पागल होना मीन्स रेबीज हो जाना। आमतौर पे हम अपनी सोसाइटी में जिसको पागल बोलते हैं वो या तो रेबीज होता है, और दूसरा पागल ये होता है कि अगर चलते हुए 2-3 लोगों को काट लिया तो उसको लोग कहते हैं ये पागल हो गया कुत्ता, कि काटे जा रहा है बार बार।
तो आमतौर पे दैट इज मेनली फीमेल डॉग्स में तो बहुत कॉमन है कि जस्ट आफ्टर गिविंग बर्थ तो वो एक काफ़ी बड़ा एरिया प्रोटेक्टिव अपने पास रखती है, तो वो उसमें वहाँ किसी को भी नहीं आने देती। तो कोई भी जाता है वो आउट ऑफ द ब्लू सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए भी काट लेगी। तो यूजुअली हम भी जैसे कोई अननोन फीमेल डॉग है, रेस्क्यू है या फीड भी करना है, तो हम दूर से फीड करके खाना रख के पीछे हो जाते हैं। आई डोंट नो उसका क्या टेम्परामेंट है, वो एकदम से अटैक कर दे तो वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कभी भी। तो वो उसकी बाउंड्रीज हैं अपनी अलग। एनिमल की क्या कंडीशन होती है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये डॉग को रेबीज है या नहीं? देखो आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ा सिंपल है कि एक तो फियर ऑफ वाटर आ गया है, मैंने बताया। सेकेंडली उसके मुंह से कंटिन्यूस लार्व गिरेगा, खाना नहीं खाएगा वो बिल्कुल भी, पानी नहीं पिएगा। तो वैसे उसकी लाइफ ही 2-3 दिन होती है, वो दूसरे तीसरे दिन मर जाता है उसके बाद। अच्छा थर्ड डे से ऊपर एक रेबिड डॉग सरवाइव नहीं करता, थर्ड फोर्थ डे मर जाता है। मर जाता है, मतलब काफी कोई डॉग है काफी टाइम से दिख रहा है और वो काट वाट रहा है, लोगों को ये कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी कि उसको रेबीज नहीं होगा, नहीं अगर होता तो पहले वो खुद ही मर जाता खुद ही मर जाता है ना? डेफिनेटली। और रेबीज के साथ क्या होता है कि लोकल बॉडी का बहुत बड़ा रोल है, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज दे हैव, अगर आप लीगली इसको सर्च करोगे तो 18 सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो चुके हैं, राइट। हमारा जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके हिसाब से 18 सब्जेक्ट में से एनिमल वेलफेयर इज ऑल्सो अ लोकल बॉडी सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है वो। तो लोकल बॉडी का जो सब्जेक्ट है उसमें उनका वेलफेयर या उनका फॉर्डर या जो सुप्रीम कोर्ट के भी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, दे स्टेट की लोकल बॉडी और आरडब्ल्यू मिलके इसके अंदर ध्यान रखेंगे इनकी, बट दे कैनॉट बी इरेडिकेटेड। आप ये नहीं कह सकते कि उड़ा फेंक दो। हाँ, उसको रेबीज हो गया तो वो कैप्चर करा जाएगा, उसको एक रूम में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और वो ऑलमोस्ट सेकेंड थर्ड डे अपने आप ही डेथ हो जाती है। बट इजंट इट ट्रीटेबल फॉर डॉग्स? नो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, रेबीज की कोई क्योर नहीं बना है, ह्यूमंस के लिए ही नहीं बना है, एनिमल्स के लिए भी नहीं बना एंड अगर इंसानों को काट ले कोई रेबीज वाला डॉग तो है, डेथ हो जाती है। मतलब जो हम जो इंजेक्शन लगाते हैं एंटी रेबीज का, वो क्या है? देखो एंटी रेबीज इज अ डिफरेंट थिंग। एंटी रेबीज क्या कहता है, पहले 72 घंटे में आपको मेडिकेशन मिल गई तो वो रेबीज को रिवर्स करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको रेबीज हो गया, लेट्स से यू आर पॉजिटिव ऑफ रेबीज, तो आप नहीं बच सकते। आई हैव नेवर हर्ड एनी केस कि उसको एंटी रेबीज से रेबीज ठीक हो गया हो, आप ये नहीं कहोगे। इट इज ओनली अ प्रिकॉशनरी थिंग, इट इज नॉट अ डेड श्योर थिंग कि लेट्स से आपने कोविड के मेडिकेशन लिए आपने, तो आप कोविड से बच के आ गए, कोविड तो हुआ था ना। वैसे एंटी रेबीज आपको रिवर्स नहीं कर देगा, आपको रेबीज हो गया है तो हो गया है, देन देयर इज नथिंग पॉसिबल यू कैन डू अबाउट इट अच्छा, मेडिकली। अगर किसी डॉग को रेबीज है और उसने आपको काट लिया तो आपका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रिसर्च ही नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। वी डू नॉट हैव अ ट्रीटमेंट फॉर रेबीज। और हम तो कोई हमारा पेट डॉग भी काटता है तो हम भागते हैं कि रेबीज ना हो जाए, इंजेक्शन लगवा लो पहले। तो ये तो फिर ये रेयर ही हो गया। देखो रेबीज ना हो जाए अलग बात है, रेबीज आप क्या कहते हो, आप प्रिकॉशनरी लगा रहे हो। मतलब आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर घर में हमारे डॉग है तो आई एम श्योर 99.9% केसेस में उनको रेबीज होगा ही नहीं। घर में है तो रेबीज के होने के चांसेस ही कम है, क्योंकि सिम्टम्स जो आप बता रहे हो वो तो नहीं दिखते हमें। अग्रीड। देखो वो सिम्टम की बात, वो चीज़ अलग है, ठीक है। पहले आप ये समझो रेबीज आता कैसे है डॉग्स में, वो किसी और एनिमल से या किसी और एनवायरनमेंट से आएगा। रेबीज मोस्टली एक लाइव ऑर्गेनिज्म पे ही सर्वाइव करता है, ठीक है। तो वो किसी डॉग बाइट या उससे आया, मान लो किसी का एक रेबीड डॉग है, मोहल्ले में घूम रहा है, आपके पेट को काट लिया, सबसे पहले उसको वैक्सीन अगर नहीं लगी हुई तो इमीडिएटली आप उसको ट्रीट करवा के आओगे, उसको दवाई लगाओगे और 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखोगे। तो वो अ डॉक्टर वुड बी बेटर एडवाइजेबल हेयर ऑब्वियसली, कि डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बताएगा क्योंकि देर आर डिफरेंट कैटेगरीज एंड एवरीथिंग। लेकिन रेबीज़ का अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे कहोगे कि भाई मेरे को कुत्ते ने काटा और मैं ठीक करवाने के लिए वैक्सीन लगवा रहा हूँ, तो वो रिवर्स थोड़ी कर देगा रेबीज़ को, वो रिवर्स नहीं करेगा कभी भी। उसमें आपको प्रिकॉशन, हम हमेशा पेट ओनर्स को एक बात बोलते हैं, हम भी एनिमल लवर हैं, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पेट को सिक्योर करो, अच्छी जगह से वैक्सीन लगवाओ, ऐसे डॉक्टर से लगवाओ जिसकी कोल्ड चेन बहुत अच्छी हो। इफ यू नो अबाउट वैक्सीन, तो कोल्ड चेन होती है उनमें कि वो एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आई है। राइट। तो जब तक वो प्रॉपर, क्योंकि वेटनरी में क्या है ना, जानवर है वो कोई पता तो लगना नहीं है, तो दे आर वेरी रेयर वेट्स। आई हैव अ वेरी गुड वेट नियर मी, वही एक है जो राम विहार में, वही अच्छा लगाता है। उसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने कोल्ड चेन को ऑनर करते हुए देखा हो कि प्रॉपर कोल्ड चेन से वो ला रहा है
और मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है मेरी कब की वैक्सीन है, कब की नहीं है। सो वैक्सीनेशन इज़ वन पार्ट, लेकिन उसके अलावा क्या किया जा सकता है, अगर हमें अपने स्ट्रीट एनिमल्स की हेल्प करनी है तो? देखो, वैक्सीनेशन अगर आप WHO के भी नॉर्म्स या चीज़ें पढ़ोगे जो वो लोग कहते हैं कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स देखोगे तो आप देखोगे कि रेस्क्यू इज़ वन थिंग, फीडिंग एंड स्टरलाइजेशन। तो प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे ख़त्म करना इज़ द ओनली सॉल्यूशन। नाउ लेट्स से कि एक एरिया में आपने पपीज़ को देखा होगा, आपके आगे फीमेल जो बिचेज़ हैं वो बच्चे दे देती हैं। एवरेज कितने बच्चे होते हैं? 8 से 10। हाँ। एवरेज है मोटा-मोटा। सीज़न में 2 बार होते हैं, है ना? साल में 2 बार हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर आप इनका कैलकुलेशन करोगे, टेक्निकली तो हर साल के 20 बच्चे होने चाहिए थे। उस रेट पे कितने कुत्ते होने चाहिए थे हमारे पास गली में? उतने तो है नहीं। आपको मैक्सिमम लास्ट सर्वाइविंग 1 या 2 बचते हैं। हाँ, राइट। क्योंकि नेचर ने उन्हें बनाया ही ऐसा है। उनकी बीमारियाँ, उनके चैलेंजेस हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ ओनली अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइव वही करेगा जो सबसे फिट है उसमें। तो आप 8-10 को भी कितना भी सेव कर लोगे ना, तो विल सी कि बहुत रेयर है कि कोई लास्ट के 2, 3, 4 तक बचा पाओगे। पूरे 10 तो आप बचा ही नहीं पाओगे। सेकेंडली क्या होता है, इसको साइकिल को रिपीट ना होने दिया जाए। तो अर्लियर आई वाज़ आल्सो ऑफ अ नोशन कि अरे ये स्टेरिलाइज़ेशन क्यों करना है? तो नसबंदी है तो गलत है, वो तो उनके साथ आप ऐसे क्यों कर रहे हाँ, एग्ज़ैक्टली, हो? मतलब इट्स बाय चॉइस, ऐसा है ना? भाई ऐसा भी चॉइस थोड़ी होगा। है। हाँ, कि हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं इसमें इंटरफेयर आने वाले, उनकी वही अभी आप नेचुरल है प्रोसेस तो। आप इसको एज़ अ ह्यूमन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे, थोड़ा-सा लार्जर लेवल पे देखो, एक बार लार्जर गुड के बारे में देखो। तो लेट्स से एक एरिया है, उसमें बच्चे होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं। हर साल एक ही सिचुएशन है कि अब यहाँ पिल्ले हो गए, अब यहाँ हो गए। एंड यू आर कीपिंग ऑन गोइंग कि इसको सोसाइटी को भी दिक्कत है, कुत्ते को भी। आप उनकी लाइफ जानते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फाइट फाइट फॉर फूड, देन देयर इज़ फाइट फॉर स्पेस, देन देयर इज़ फाइट फॉर अदर रिसोर्सेज़। उनके लिए कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। बिल्कुल। आपके लिए ये एक एंडलेस बैटल है। बिकॉज़ एट द लास्ट वी नीड कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कम हो या कंट्रोल में हो, राइट? उसको करने के लिए स्टेरिलाइज़ेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अब उससे उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं। डॉग आपस में लड़ते ही नहीं। आपने एक कहावत सुनी होगी, कुत्ते की कीड़े पड़ के मौत हो जाती है ना? लोग कहते हैं कीड़े पड़ के मरना जैसे कुत्ते की मौत मरना। आप उसको लाइफ देना ही क्यों चाहते हो? अगर आपके एरिया में 5 कुत्ते हैं, वो लास्ट में 5 ही रहें। अगर साइड वाली गली में 5 हैं, 10 हैं, वो 10 ही रहें। हम उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएँ क्यों? उसका फ़ायदा क्या है? जब उनकी लाइफ के अंदर आगे जाके इतना स्ट्रगल है, व्हीकल से एक्सीडेंट होना है, लोगों ने उन्हें मारना है, सोसाइटी खुश नहीं है स्ट्रे डॉग को लेके। आपने कभी सुना है स्ट्रे डॉग का अडॉप्शन हो जाता है? मैंने मात्र 1% सुना है। मैंने खुद अपने लोगों कुत्तों को अडॉप्ट करवाया एंड पीपल सेंड देम बैक बिकॉज़ वन्स दे रियलाइज़ क्योंकि बचपन में क्यूट है। पहले तीसरा महीने तक क्यूट है, 8वें-9वें महीने तक दे आर नॉट क्यूट एनीमोर। फिर तो वो घर का वो गली का देसी कुत्ता जैसा लगने लगा एकदम। देन दे सेंड बैक योर डॉग टू यू। फिर वो 8-9 महीने के ट्रॉमा को लेके आपके पास आएगा कि वो एक फैमिली में था, उसको कुत्ते को छोड़ दिया किसी ने। तो आपको वो देना है उसको, या ये लाइफ देनी है कि ये 4 या 5 हैं, आपके भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बिकॉज़ सी वी आर नॉट बिलियनियर, ट्रिलियनियर। मैं भी अपनी पॉकेट से करता हूँ। मेरा तो एक सिंपल उसूल है, मैं किसी से 2 रुपए भी नहीं लूँगा। अगर मेरे को जो ट्रीटमेंट करना है, जो भी मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज से करूँगा। मैं किसी से चंदा नहीं माँगता कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, मुझे नहीं चाहिए। जितना है उतना कर रहे हैं, जिस दिन नहीं होगा ऊपर वाला नहीं देगा, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप रिसोर्सेज में लिमिटेड हो, उसकी लाइफ आगे चल के खराब है। आप 8-10 पिल्लों की लाइफ कैसे सोचते हो आगे? वो स्कूटी के नीचे आएगा, मरेगा, पिटेगा। उसके बाद रिसोर्सेज की लड़ाई है, उतना खाना तो लिमिटेड ही है ना जो मिल रहा है वहाँ पे गली में। मैं फीड कर रहा हूँ, मैं भी कितना कर लूँगा? वी हैव अराउंड 130 डॉग्स जिनको हम फीड करते हैं ओवर इन मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में। तो बहुत कम है। आप वैसे देखोगे 130 कुत्ते बहुत कम है क्योंकि हमने कम करे हैं, स्टेरिलाइज़ करवाया है। देयर आर 400 प्लस स्टेरिलाइज़ेशन जो मैंने करवाई है खुद मॉर्निंग में। सो मी एंड माय फ्रेंड वी यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग और हम पूरा एक-एक गली में से ढूँढ-ढूँढ के हम करवाते थे स्टेरिलाइज़। सो दैट इज़ अ एंड टू दैट क्रूअल्टी कि कम से कम वो आगे और किसी के साथ ना हो। बिकॉज़ दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड लाइफ जो हम उनके लिए विश करते हैं।
वी विश अ वेरी बेटर एंड ब्राइट लाइफ फॉर देम, नॉट दिस वन। क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो रहा है या क्रूएलिटी हो रही है या जो भी एरिया उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, वो भी ह्यूमन की वजह से, और फिर हम ही चाह रहे हैं कि उनका बर्थ कंट्रोल करें, तो कहीं ना कहीं क्रूएलिटी नहीं है। देखो क्रूअल्टी ना एक बड़ा ही पोलराइज सब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब किसी हमारे लिए तो वो भी क्रूअल्टी है कि आपके घर के बाहर कुत्ता बैठा है और आप पानी डाल देते हो, हम तो उसको भी क्रूअल ही बोलते हैं। होता ही है। लेकिन हमने वो क्रूअल्टी भी देखी है जहाँ पे आप अगर ईस्टर्न स्टेट्स को देखोगे तो वहाँ तो डॉग मीट कंज्यूम होता है, देयर आर मार्केट्स, डॉग मार्केट्स, तो उनके लिए तो फ्री मीट है कि भाई ये तो फ्री में कुत्ते आ रहे हैं वहाँ से। एंड आई हैव इवन सीन के ईस्टर्न स्टेट से लोग जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स को उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्स को किडनैप कर लेते हैं। आई नो दे किल देम एंड हाँ, किल देम एंड ईट देम। तो आप साउथ दिल्ली के भी अलग अलग पुलिस स्टेशन के एफआईआर देखोगे तो देयर आर एफआईआर की डॉग किडनैप हो गया था, अच्छे खासे बढ़िया ब्रीड्स के डॉग किडनैप हो गए थे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डॉग मीट, वो खाना था उसको, दैट्स इट। तो वो क्योंकि कुछ थोड़ा हाई प्रोफाइल है तो वो कुत्ते को भी ढूंढ लेते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो कुत्ता भी नहीं आता, इट्स लाइक जस्ट लूजिंग अ फोन। तो दे लाइक डॉग मीट, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, दे कंज्यूम इट, उनको अच्छा लगता है, डॉग मीट खाना अच्छा लगता है, बट ये है कि हाँ वहाँ बहुत सम ऑफ देम मे बी ना, मतलब वी कांट नॉट, हाँ मतलब सम ऑफ देम, बिकॉज देखो फूड हैबिट्स तो आप किसी की नहीं कंट्रोल कर सकते, नॉट सेइंग ऑल ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स डू, बट अगर बात आप कंपैरेटिवली पूछोगे तो दिल्ली में या इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में मैंने कोई प्रोफेशनल डॉग मार्केट नहीं देखी फॉर द पर्पस ऑफ मीट ट्रेडिंग, बट मैंने ईस्टर्न स्टेट्स में देखी है कि वहाँ पे प्रॉपर डॉग मार्केट है, होलसेल में कुत्ते आते हैं बोरे के अंदर, उनको पूरा बांधा होता है, उनका पूरा मुंह बंद होता है, एंड दे आर देयर फॉर अ पर्पस ऑफ ट्रेडिंग फॉर मीट, दैट्स इट। वैसे पेट शॉप पे रखने वाले नहीं कुत्ते कह रहा हूँ, ऐसे कुत्ते होते हैं जो लाए होंगे, स्ट्रे डॉग होंगे, और उनका वहाँ पे कटना सिर्फ इसलिए है फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमर, दैट्स इट। So feeding is one part, स्टेरिलाइजेशन sterilization is another part, and vaccination is the third part. These three you can at least do. आप अपने एरिया के डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, इवन कैट्स के लिए भी, है ना? कैट्स को न्यूटर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाथ में लगाना पकड़ना मुश्किल होता है कैट्स को, बिकॉज कैट्स उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, इतना बॉन्ड नहीं करती, तो कैट्स के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई वेदर का भी होता है कि सर्दी में करना है कि गर्मी में करना है बेटर है? सर्दियों में बिकॉज इंसानों को बोलते हैं ना कि सर्दी में ऑपरेशन मत कराओ, ऐसा कम करते हैं, अपने लेवल भी कम कर देते हैं, क्योंकि हीलिंग टाइम बढ़ चुका होता है इस टाइम पे, हीलिंग इतनी जल्दी नहीं होती, राइट। तो टाइम बढ़ जाता है, लेकिन उनको करना तो होता ही है टू अचीव के इस एरिया में चल रहा है नहीं चल रहा है, तो करना होता ही है। यूजुअली होता है कि थोड़ा नंबर्स कम हो जाते हैं, गर्मियों में ज़्यादा रहते हैं नंबर्स। जैसे आपने बताया कि आप रोटी दे सकते हो, राइस दे सकते हो, अ, अगर किसी के यहाँ नॉनवेज होता है तो नॉनवेज दे सकते हैं, मसाला या स्वीट्स कम देना है। बट हमने जनरली नोटिस किया कि लोग एक पैकेट फाड़ते हैं बिस्किट का एंड दे फीड द डॉग्स। मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे वो लगता है कि यार अगर पेट बहुत भूखा है, आप कहीं शॉप पे खड़े हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू गिव देम द बिस्किट, सो आई थिंक दैट इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर अ हंग्री एनिमल। बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मीठा नहीं देना चाहिए, बहुत नुकसान करेगा। व्हाट्स योर थॉट? मीठा नहीं, उसके अंदर अगर आप पार्ले जी का बिस्किट आप भी खाते हो तो आफ्टर फिफ्थ और सिक्स्थ बिस्किट आपको ना पानी चाहिए होता है, हाँ राइट। आपको नेक्स्ट क्रेविंग होती है कि मुझे बहुत सारा पानी पीना है। राइट। तो सिमिलरली इट हैपेंस विद द डॉग्स कि आप जैसे ही ग्लूकोज का बिस्किट उनको खिलाते हो तो उनको सैल्वेशन होता है, सलाइवा आता है, वहाँ पानी चाहिए होता है। तो एट द सेम टाइम अगर आप वो पानी भी दे दो तो वो एक अच्छी चीज़ है। और रही बात कि अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल पतला सा डॉग है और बस कुछ नहीं है, यू वांट टू फीड, आप दे सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ये है कि आप देखो ना कि इट शुड बी विद इन सम लिमिट। अब ऐसा नहीं कि वो लाइक फॉर अस फीडर जो हम लोग डेली खाना खिलाते हैं, मैं पार्ले जी नहीं ऐड कर सकता अपने मेन्यू में। राइट। आपके पास जो भी है, अगर आपको एक बिस्किट मिल गया, आपको कुछ और मिल गया, आप दे दो, खाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें हमारे से फीडर्स उसको चॉइस नहीं बना सकते कभी भी। इफ आई वांट टू कीप अ प्रैक्टिस टू कैरी समथिंग, मैं क्या कैरी कर सकता हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे एनिमल्स को फीड कर सकूँ जो स्ट्रीट पे रहते हैं? देखो बड़ा बेसिक है, अगर कैरी करने की आप बात करते हो तो लाइक फॉर एग्जांपल आई व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो मैं यहाँ से नोएडा जाता था, बाइक पे जाता था मोस्टली, तो बीच में एक पैच आता था, वहाँ कुछ बंदर दिखते थे मेरे को, तो मैं चना जरूर रख लेता था अपने साथ कि मैं चना छोड़ देता था मोस्टली, किसी दिन दिखते भी नहीं थे तो मैं रख देता था वहाँ पे चना। तो सिमिलरली अब आप यहाँ से नोएडा जाओगे तो गाजीपुर आएगा एरिया, बीच में गाय बहुत है वहाँ पे,
तो मैं अपने पास 4-5 चपाती जो है वो अपने बैग के पीछे पॉकेट में रखता था कि जाते हुए 4-5 रोटी डाल दी वहाँ पे, है ना? तो एंड फ्रेश रोटी, बिकॉज मैं यही रखो, और जो खराब होने वाली होती है ना, लोग वो डाल देते हैं। ऑन ग्राउंड देखोगे ना, लाइफ में कभी भी आपको मौका मिले तो आप एक कूड़ेदान के पास जाके 10 मिनट भी खड़े हो गए तो आप उसकी क्वालिटी ऑफ फूड तो देखो कि वो तो प्लास्टिक की पन्नी समझ के खा जाती है गाय। एसपीसीए नोएडा में हम थे और 9 केजी प्लास्टिक पुल आउट हो रहा था उसके पेट से थ्रू सर्जरी। तो मैंने वो फिजिकली देखा है, अपने आगे सर्जरी हो रही थी मेरे आगे, क्या है कुछ सी कि कितना प्लास्टिक निकला है। वी वेट इट 9 केजी था प्लास्टिक, 9 केजी। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि हाँ भाई पैकेट रख लिया आपने, खाना दे दिया, तो व्हाट इज विद इन योर लिमिट इट्स लाइक बेसिक। आप बेसिक इतना करो दैट्स गुड इनफ। जितने हमारे समाज में ऐसे लोग हैं ना जो थोड़े फाइनेंशियली इतने इक्विप नहीं है, वो ज़्यादा तैयार रहते हैं कुछ करने के लिए या किसी डॉग को, इनफैक्ट किसी को भी हेल्प करने के लिए। हमने जब भी आज तक हमने रेस्क्यू करा है, आप किसी चाय वाले को, रिक्शे वाले को बुला लो, वो कभी नहीं पीछे हटता कि आपकी हेल्प करनी है, पिल्ला फंसा है, कुछ भी है, एनीथिंग, वो तुरंत हेल्प कर देते हैं। बट आपको लगता है आप किसी गाड़ी वाले को भी रोक लोगे ना हेल्प करने, वो कोई नहीं हेल्प करेगा। तो दैट्स अ हार्ड ट्रूथ, बट ठीक है फाइन, कोई बात नहीं। एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे डॉग्स को या एनिमल्स को रेस्क्यू किया है, कुछ किस्से बताओ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हो। देखो यार, रेस्क्यू तो हमेशा ही एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने यमुना फ्लड्स का सुना हो, 2 साल पहले शायद, हमारे 2 या 1 साल पहले यमुना में बाढ़ आई थी, अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ थी। राइट। तो ऑलमोस्ट 9 स्पॉट्स थे दिल्ली के अंदर जहाँ पे हमारी टीम, हमारी कोई ऐसी कोई फॉर्मलाइज टीम नहीं है, वी आर अ सेट ऑफ वॉलंटियर्स। मैं आपसे मिला हूँ, अब कल आपको लगेगा यार मेरे को जाना है, मदद कर रही है, आप आ जाओगे। बिल्कुल। तो हम लोग सब वॉलंटियर्स हैं, हमारा एक बहुत क्लोज नेटवर्क है और हम सब एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। दैट्स इट, एंड दैट इज व्हाट आई इवन लव अबाउट एनिमल वेलफेयर। क्योंकि आज आप किसी को कहोगे ना मेरे घर पे आग लगी है तू आ जा, आई डोंट बिलीव आपका कोई खास दोस्त के अलावा कोई आएगा भी। बट मैं एक एनिमल लवर को बोलूंगा ना ये जानवर है, इसको ठुक गया है, आजा 2 मिनट, तो वो काम हम छोड़ के आ जाएंगे सारे। ऐसे होते हैं एनिमल लवर, थोड़े होते हैं पागल ये। तो जब जैसे चैलेंज की आपने बात करी, तो 9 स्पॉट्स थे और ऑलमोस्ट मैंने अकेले ने हमने जो एक बोट में मैं था उसमें हमने 112-114 कुछ ऐसे कुत्ते बचाए थे। तो अच्छा, विद इन 2 डेज कहाँ से बचाया था? यमुना में से लोग छोड़ के आ गए थे। मतलब क्या सिचुएशन थी? यमुना खादर का जो एरिया है ना, वो पूरा का पूरा लो लाइंग एरिया है और वाटर लेवल वहाँ पे हर सीजन बढ़ जाता है। इस बार रेन और फ्लड दोनों एक साथ मतलब आए थे, तो वो जरूरत से ज्यादा ऊपर चला गया था। जब 1-2 साल पहले यमुना में सबसे गंदी बाढ़ आई थी, सबसे खराब बाढ़ आई थी वो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देखोगे तो उसमें लाइव स्टॉक्स को एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उसको बचाना तो होता है, बट उसकी प्रायोरिटी में ह्यूमन लाइफ पहले होती है। तो क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल डेडिकेटेड ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो पहले जाते थे इंसानों को बचाने। लेकिन हमारा पर्व्यू होता था कि हम एनिमल्स को भी साथ साथ निकालें जितने पॉसिबिलिटी है वहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जैसे लार्ज एनिमल है, अब गाय को बोट में डाल के कैसे ले आओगे? हाँ बिल्कुल। नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या होता था कि वो है 1-1.5 किलोमीटर अंदर, तो उसको बांध के तैरा के निकाल के लाना पड़ेगा। गाय को आप उसको रस्सी बांधोगे, फिर उसके अंदर और बहुत चैलेंजेस हैं। बार वायर है, वो खेत है पहले, है ना? अब खेत में क्या, आपने खेत देखा है, उसमें बार वायर है, फेंस है, लोगों ने कुटिया बनाई हुई है। अब हर टाइप का स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया बाढ़ में। आप उसके ऊपर 8 फुट 10 फुट का बोट चला रहे हो। उनकी जो बोट होती है, जो एनडीआरएफ की होती है, वो रबड़ बोट्स होती हैं, उनका बॉडी जो रबड़ है, टू गेट मैक्सिमम स्पीड एंड एफिशिएंसी, वो रबड़ की होती हैं। राइट। जो स्टेट की बोर्ड होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एसडीएम या डीएम के अंडर होती है, वो वुडन बोट्स होती हैं। अच्छा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वो सिर्फ 2 होती हैं या 1 होती है, ओके। और बाकी जो है वो 8 या 10 होती हैं। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो वहाँ उस इलाके में इतना अच्छा काम कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो जाते ही खट जाएगी। बार वायर है नीचे और आप उसके ऊपर से बोट ले गए तेज स्पीड में, वो फट जाएगी। तो आप भी डूब गए और जानवर भी डूब गए, सब डूब गए। तो वहाँ पे लिमिटेशन रहता था कि पहले, सबसे पहले तो आपको लोगों को वहाँ से निकालना है। तो हम लिटरली, मुझे याद है कोई एसडीएम थे, मेरी उनसे काफ़ी बहस भी हुई कि वो एग्री नहीं कर रहे थे कि भाई लोग आ चुके हैं और अब हम डॉग स्किन निकालने की शुरुआत करें। तो पहले 3 दिन तो जानवरों का कोई रेस्क्यू हुआ ही नहीं, जस्ट बिकॉज द अथॉरिटी वॉज नॉट अलाइंग यू टू गो इनसाइड।
तो आप छोटे मोटे जो कॉर्नर्स पे आप निकाल सकते हो बैंक्स पे, वो निकाल लेते हो एनिमल्स, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर में आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते कभी भी। दूसरा ये होता था कि जिस दिन हमें बोट मिली, तो उस दिन हम लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले वी मेड कि जो डॉग्स हम निकाल के आ रहे हैं इनको एक एरिया में रखेंगे, जो एनिमल लवर्स बैंक पे हैं वो उनको फीडिंग करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे कि भाई खाना वाना वहाँ खिला दें, ताकि वो आगे कहीं ना भाग जाए। क्योंकि वो देखो एंड ऑफ द डे तो टेरिटरी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जानवर जो है टेरिटोरियल एनिमल है। आपने एक दूसरे कुत्ते को लाके किसी और दूसरे के इलाके में रख दिया, वो लड़ाई झगड़ा और वो सब कर रहे हैं, और आप समझो ना, आपने इतना एरिया है दिल्ली का जो हम कवर कर रहे हैं, सारे कुत्ते निकाल के एक जगह रख दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। है ना? तो उसके लिए आपको अलग अलग टीम्स चाहिए कि एक टीम जो है वो खाना खिला रही है, उनका ध्यान रख रही है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो फ्रेंडिकोज एक एनजीओ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इस ड्यूरिंग। उनके सारे जितना भी स्टाफ है, जो कैच करता है, जो रेस्क्यू करता है, सब लोग इसी जगह लगे हुए थे। सब लोग यमुना के ऊपर फोकस थे। उस टाइम स्टेरलाइजेशन सब रुक गया था। और डॉग्स कहाँ थे, मतलब वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ था? देखो वो लोग, वो जो डॉग्स थे वो छतों के ऊपर चढ़ गए थे, जो गांव की जो झोपड़ियां थी हाँ। वो उनके ऊपर चढ़ के वहां बैठे हुए थे। तो जो इंसान थे वो या तो बोट में आ गए, और मोस्टली ये एक सैड ट्रूथ है, बट आई डोंट नो, ये लोगों को समझना भी चाहिए कि किसी का मान लो कुछ पैसा वहां रह गया, कुछ सामान रह गया, तो लोग बैंक पे आते हैं, अपना जितना सामान है यहाँ रखते हैं, और वापस पानी में कूद के चले जाते हैं अच्छा। कि मेरे फलाना पैसे रह गए वहां पे, अच्छा। मेरा ज्वेलरी रह गई वहां पे। तो वो उस लालच में वापस भी चले गए, और बार बार अथॉरिटीज उन्हें निकाले भी जा रही हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट कि मेरा पैसा रह गया है, मेरा ये रह गया है। उसकी वजह से हमें बाद में बोट्स नहीं मिली कि आपको नहीं देंगे क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। वो लोग फंसे नहीं हुए थे, वो बाद में तो लोग वापस कूद ही जा रहे थे। तो व्हेन द अथॉरिटीज अंडरस्टूड कि ये लोग वापस ही कूदे जा रहे हैं, तो देन दे सेड कि नहीं, पुलिस को लगाओ और ये बिल्कुल नहीं जाएगा अभी कोई, अब ये सिर्फ एनिमल्स का चलेगा। तो जब हम एनिमल्स के लिए गए थे तो हम उन्हें वो, अब जो गाय वगैरह थी, सबसे बड़ा डिसहार्टनिंग ये था कि जो थोड़े अर्थ लेवल जहाँ ऊपर था, कुछ गायें तो वहाँ खट्टी हो गई, तो उनको एक एक दो दो करके, और आप देखो, आप जब एक जानवर डरा हुआ है और आप उसे निकाल रहे हो, तो दैट्स नॉट ईजी, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट थोड़ी कर लेगा कि आओ मेरे को बचा के ले जाओ। तो वो हाथ भी नहीं लगाने देता। तो ऐसे करके 8-10 गायें भैंसें हमने निकाली जो हाई लेवल पे थी। पर चैलेंज उनका आता है जो बंधी हुई है लो लेवल पे। और आप ऐसा, मतलब आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ कि मैंने इतनी लाशें देखी हैं वहां पे, जो बंधी हुई भैंसें थी, लोग उन्हें बंधा हुआ ही छोड़ के भाग गए कि एटलीस्ट उनकी रस्सी तो खोल दो, कम से कम वो अगर पानी के बहाव के साथ कहीं निकल पाए। मे बी बिकॉज देखो, जानवरों को थोड़ा तैरना फिर भी बेटर आता है, इंसान डरता है बट जानवर निकल जाता है आराम से। पर वो रस्सी से बंधी हुई थी, वो इसलिए मर गई वहां पे, क्योंकि लोग उन्हें रस्सी से बंधा हुआ ही छोड़ गए थे, ऐसे ही ऐसे गांव वाले उन्हें ऐसे ही छोड़ाए थे पूरा। तो हमने वहां पे उनकी लाशों को खोला है खूंटे में से, कि खूंटा खोलो तो कम से कम अब लाश तो हटे, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि कोई अभी भी जिंदा बच रही है तो आप बचा लो वहां पे। तो वो एक एक मतलब वो एक चैलेंज है कि आप ये चीज आप हर किसी को सिखा नहीं सकते कि ये तो बेसिक, आप जाते हो खूंटा खोल दो, इफ यू कांट हेल्प इन कि उसको भी बचा पाओ, कम से कम उसे आजाद तो कर दो। तो ये तो आप कोविड में जामा मस्जिद में भी आप देखोगे, जो जामा मस्जिद के आसपास दुकानें हैं, वहां पे भी सेम था कि ड्यूरिंग कोविड लोग पेट शॉप छोड़ के भाग गए, एज इट इज छोड़ के भाग गए थे। हाँ, जैसी थी वैसी की वैसी छोड़ के भाग गए। उसे कह रहे ना, हाँ, विद पेट्स इनसाइड, अंदर थे जानवर सारे। तो हमने जामा मस्जिद के अंदर उस टाइम पे दिल्ली पुलिस के साथ मिलके रेड्स करके दुकानें तोड़ी, उन आज़ाद करवाया उनको। हमने कितने ऐसे तोते निकाले जो मर गए थे, कितने टॉर्टॉइस टर्टल्स निकाले जो मर गए थे, जिनको खाना नहीं मिला था 10-10 20-20 दिन, वो सब मर गए थे वहाँ पे। देयर वर वेरी, मतलब 10% बच रहे थे वहाँ पे जब तक हम पहुंचे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो ना, वो एक तो लिस्ट में बड़ा नीचे है, वो इतनी जल्दी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता किसी की भी। सेकेंडली इट इज़ कि आप करना चाहते हो लेकिन सोसाइटी नहीं करना चाहती है एकदम से, तो वो उतना वेलकमिंग थॉट नहीं मिलता इस लेकिन ये शॉपकीपर्स का मन कैसे कर गया, उनके जिंदा पेट्स को छोड़ के दुकान में चले गए कोविड में? हाँ, मतलब एटलीस्ट उनके लिए मान छोड़ ही देते बाहर, हो अपने आप कुछ कर ले। देखो उनके लिए पहली चीज तो आई नॉट ब्लेम इट टू एवरीवन, क्योंकि देखो कुछ लोगों का तो है कि खोलना भी चाहते तो आने नहीं दे रही थी, पुलिस नहीं आने दे रही थी, एंड एवरीवन वाज फ्रंटिक कि क्या हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा पेन तो यार देखो, हमारे तो नहीं थे ना, हम तो फिर भी गए।
हमने तो फिर भी एफर्ट डाला कि अगर इनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है और हमारे वॉलंटियर्स भी दोस्त लोग हमें बता रहे हैं कि वहाँ पेट शॉप है, यहाँ ये है, तो हम ट्राई तो करें कि भाई खुलवा सको, ओनर से बात करें। जब वो नहीं हुआ तो हमने पुलिस के साथ मिलके उनको तोड़ा, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ लेट हो चुका था। तो क्योंकि ये एक चैलेंज क्या है ना, उनके लिए देखो माल है, उनके लिए तो दिस इज रॉ मटेरियल, सामान है, दे हैव बॉट इट टू एक्स प्राइस एंड दे पर सेल इट फॉर X+1 और वट एवर। तो उनके लिए वो एक कॉमोडिटी है जो बिकने के लिए अब पता भी नहीं लॉकडाउन कब खत्म होगा, फिर उसको फीड करते रहना पड़ेगा। कुछ बेटर ना मर जाए तब तक, क्या फ़र्क पड़ रहा है, नया माल खरीद लेंगे। ऐसे भी माइंड सेट वाले लोग हैं कि मर जाए तो मर जाए, बाद में खरीद लेंगे और नया खरीद लेंगे। तो वो कमोडिटी की तरह देखते हैं उसको, वो ऐसे नहीं देखते कि अरे इसमें जान है, यही बच जाए। उनके लिए तो ये है कि वो रेगुलर खर्चा मांगेगा उतने टाइम तक, साल 2 साल कोविड चलेगा तो हम थोड़ी पाल लेंगे इतने टाइम तक। तो वो एक हार्ड ट्रूथ है इस चीज़ का। इफ आई रिमेम्बर कि आपने एक बार जो चाइनीज मांजा जो होता है बैन हो गया था, तो उसके लिए आपने एक स्टिंग ऑपरेशन जैसा कुछ किया था, तो वो जरा आप थोड़ा सा बताओ। देखो मेनली क्या है कि दिल्ली के अंदर इन्वायरमेंटल एक्ट में एक बड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर क्लियर है कि चाइनीज़ मांझा नहीं बिक सकता, बैन है, उसकी सेल पे बैन है पूरा। अभी हम लोगों का फ्लेवर क्या होता है ना कि एक तो जिस चीज़ पे बैन लग जाए तो उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि अब तो इससे उड़ाना है, क्या चीज़ है देख लेंगे। तो लोगों के माइंड में हमेशा स्टक रहता है कि चाइनीज़ मांझा, जिसने नहीं भी इस्तेमाल करना था ना वो भी भागता है कि चाइनीज़ मांझा क्या है। तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ मांझा इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, उससे आप नहीं बच सकते। तो अभी होता क्या है कि चाइनीज़ मांझे से आप पतंग उड़ाते हो, आपके हाथ से वो पतंग कट गई, वो कहीं से कभी तो कटती है पतंग, तो वो जाके किसी भी पेड़ पे, किसी भी पुल पे, किसी खंबे पे जाके आपका मांझा लटक जाता है। राइट। उसमें से गाड़ी निकल रही है, बाइक निकल रही है, या आसमान में पक्षी निकल रहा है, तो वो बिल्कुल हाथ या गला बिल्कुल काट देता है। आपने लोगों की वीडियो देखी होंगी, यहाँ से पूरा गला कट गया, हाँ। कान कट गया, हेलमेट निकाला और बंदा मरा हुआ बिल्कुल मर गया था तब तक। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था। जब बैन लग गया तो लोग फिर भी मानते नहीं है कभी भी। तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट भी बना हुआ है इनका, जो चाइनीज मांझा को ही सप्लाई करता है। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं कि एमओ तो नहीं बताऊंगा, इनका मोडस ऑपरेंडी तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज फिर क्या है उनको पता लग जाएगा। लेकिन मेनली क्या होता है कि तो हमने एक बंदे को ऑर्डर दिया और हमने कहा कि एक एक पेटी में 48 पीस होते हैं, 60 पीस होते हैं, छोटी पेटी बड़ी पेटी, तो 48 या 60 पीसेस की पैकिंग आती है। तो हमने क्राइम ब्रांच के साथ हमने रेड करी थी वाली, तो हमने 4 या 5 पेटी का ऑर्डर दिया, बॉक्सेस कस्टमर बन के आप गए एज कस्टमर को पकड़ने के लिए। तो हम ऑलमोस्ट 4-5 लड़के थे, हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा डिकॉय बनेगा, एक बंदा ऑब्जर्व करेगा, एक बंदा और भी नज़र रखेगा, बिकॉज हर किसी का अपना रोल है एक रेड पे। तो रोहिणी सेक्टर 17-18 की मुझे ध्यान है बात है, 7 या 8 की, सॉरी। तो वहाँ पे हम गए तो क्या था, वो बंदा राखी की दुकान थी उसकी, राखी का सामान बेचता था वो। तो उसके 2 ही सीजन थे कि राखी बिकती है, उसके बाद ये आगे पीछे पतंगे हैं। तो वो क्या उसने 4-5 पेटी हमसे 50,000 रुपये लिए उसने, और तुरंत माल मंगवाने के लिए उसने कहा कि मैं पोर्टर बुक कर देता हूँ। तो उसने एक ई रिक्शा लोडर टाइप बुलाया, उसको कहता तू गोदाम पे जाके अपना सामान ले आ, लड़के को भेज दिया साथ में। तो मेरा जो डिकॉय था वो सामने था वहाँ पे, वो अपनी फील्डिंग उसकी सेट थी, तो वो बात कर रहा था उससे ग्राहक बन के। इतने में मेरे पे मैसेज आया, ब्लू टेम्पो का पीछा करो। तो हम ब्लू टेम्पो के पीछे भाग गए, ऑब्जर्व करते हुए कि ब्लू टेम्पो तो मार्केट में अभी यही दिख रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू टेम्पो यही है। तो हम पीछे भाग गए उसके। तो उससे मैंने गोदाम देख लिया कि ये गोदाम यहाँ पे है। जब वो गोदाम देख लिया कि ये यहाँ पर है और हमें पता लग गया भाई यहाँ पे और सामान पड़ा होगा, तो वो सामान लेके चला गया। इतने में हमने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया कि सामान आ गया है, बिकॉज आप जब तक देखो एविडेंस ही नहीं है तो आपकी रेड का कोई मायना नहीं है। करेक्ट। तो वो एविडेंस जैसे ही साथ में आ गया, एक्यूज आ गया, तो वहाँ पे रेड करके हमने उसको पकड़ लिया। फिर हमने उससे बहुत ओपनली पूछा भाई बता दे और सामान कहाँ रखा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं बताया, बहुत देर तक नहीं बताया। तो उसके बाद हमें पता था कि भाई इस एरिया में है, इस बिल्डिंग में है। फिर हम उसको लेके गए, इस बिल्डिंग में कहाँ है ये बोल दे, हमें ये पता है यहाँ पे है। तो किसी ने बता दिया कि इस तो लैंडलॉर्ड एक है, उसने इसको किराए पे दिया हुआ है और ये है। तो जैसे ही हमने उसको खोला, उसके अंदर से 252 पेटी निकली, 252 बॉक्सेस ऑफ चाइनीज मांझा। वो
मतलब हमारे लिए क्या, दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में भी सबसे बड़ी रेड थी ऑन चाइनीज मांझा, जहाँ पे हमने 12,000 से ज्यादा चाइनीज मांझा एक रेड में, सिंगल रेड में हमने क्वांटिटी सीज करी थी। आप मानोगे नहीं, हमने ये रेड की शुरुआत, इसकी प्लानिंग हमने दोपहर 12 बजे लेट से आज करी है। ये रेड हमारी अगले दिन 4 बजे खत्म हुई है। हाँ। ये ऑलमोस्ट 24 और 4 28 से 30 घंटे में हमने रेड पूरी समाप्त करी थी। इस मांझे से इंसानों को तो है जो नुकसान है, बट वी आर अवेयर के फिर भी हम लोग थोड़ा बच जाते हैं, बट बर्ड्स तो बेचारे उनको तो पता ही नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने तो कटते ही हैं। बर्ड्स के साथ देखो, मोस्टली जो दिल्ली फायर सर्विस है उनका फ्रॉम 1 अगस्त 15 अगस्त तक पीक पे चलता है, बिकॉज ऑफ द 15 अगस्त इंडिपेंडेंस। तो थोड़ा सब स्ट्रिक्ट रहता है रूटीन। 15 अगस्त को जब ज़्यादातर पतंग उड़ाते हैं, उससे अगले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ वो ऐसी कॉल्स पे होते हैं यहाँ पे बर्ड्स पेड़ में अटके हैं, खंबे पे अटके हैं, ऐसी जगह अटके हैं, एंड दे दीज बर्ड्स दे नेवर फ्लाई अगेन। अगर किसी का पर कट गया, पर नहीं है, तो वो कभी फ्लाई नहीं करते। मतलब हमारा एक दिन का सेलिब्रेशन 15 दिन के लिए नुकसान है वो, और कितनी लाइफ्स का है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कितनी सारी लाइफ्स खत्म हो जाती हैं, हम तो मर रहे हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, कायोचे। काय पोचे, हाँ। और वो सारे कितने सारे बर्ड्स उसमें मर जाते हैं। राइट, उसमें और चैलेंज क्या है कि आप उनको रेस्क्यू भी करते हो ना। सो लेट से वो पूरे जाल में फंसी हुई है बर्ड, अभी आपको उसको निकालना भी है ना, तो आप उसको बिना दर्द दिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आप उसे रेस्क्यू, इट इज एट अराउंड 50 फीट हाई। एक पेड़ आपके एवरेज दिल्ली के घर, बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 50 फुट की हाइट है जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। पेड़ उसके घर के आगे उससे थोड़ा 2-4 फुट ऊपर चला भी जाता है, तो 50-55 फुट हाइट पे घने पेड़ के अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको जब खींचते भी हो विद हेल्प ऑफ टूल्स, तो बिना पेन के तो आप उसे बचा ही नहीं सकते। और उस पॉइंट तक आप सोचोगे उस एनिमल के ऊपर क्या बीतती है, जस्ट फॉर योर फन। उस आपके 2 मिनट के मजे के लिए कि मेरे को चाइनीज मांझे से ही पतंग उड़ानी थी, तो उस मजे को लेने के लिए आपने कितनी लाइफ सैक्रिफाइस करी है। और चाइनीज मांझे को आप देखोगे ना ऐसे, वो अभी हाथ से भी नहीं टूट सकता, नहीं वो कभी हाथ से नहीं टूटता। वो आप उसमें जान लगा दो, कैंची वैंची से शायद कट जाए, बट वैसे नहीं कटता, नेवर। जलाया भी नहीं जाता आसानी से, वो बर्न भी नहीं होता आराम से। तो कई लोग कहते हैं कि इसको जला दो तो साफ हो जाएगा वहां से, ऐसा भी नहीं होता। सो बर्ड्स की बात करें तो मुर्गियाँ, चिकन बर्ड्स हैं अभी, मतलब थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने देखा बहुत सारे एनिमल लवर्स तो हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड कंज्यूमर्स ऑफ चिकन। ठीक है, वो चिकन बर्गर खा रहे हैं, लेकिन एक तरफ ऐसे फोटो डाल रहे हैं, ऐसे पानी पिलाते हुए एक बर्ड को पानी पिला रहे हैं, लेकिन वो दूसरे मॉर्निंग में वो बर्ड का ही ब्रेकफास्ट करके आया है। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ लगती है मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों में। और है भी। कुछ लॉज हैं, कुछ मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्शन है सब जगह। कुछ लॉज हैं, एनिमल्स के लिए लॉज हैं, लेकिन बर्ड्स के लिए होते हुए भी चिकन्स के लिए नहीं है, या कुछ थोड़ा क्लैरिटी दो इस चीज़ पे। देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फूड की बात करें ना, तो वो एक चॉइस है ना। वो क्या खाना चाहता है या नहीं, स्टेट एक लेवल तक डिसाइड कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कल मैं शेर मार के खाऊंगा, आप जेल चले जाओगे उसके लिए। हाँ, बट शेर की लाइफ इम्पोर्टेंट है और बर्ड की बट चिकन की नहीं है। हाँ, देखिए कुछ पहले मैं थोड़ा ब्रॉडली बता दूं, तो हमारा एक एक्ट है 1972 में, जब वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो हमारे पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, WPA। उसके अंदर बहुत, वो एक्ट पहले भी था थोड़ा कम लेवल पे, उसके इतने स्ट्रिक्ट नहीं था इतना। 1972 में उसको बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी किया गया, और आज भी उसके जो एनफोर्समेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो लेट्स से अगर आपने जैसे मदारी देखे थे, आज नहीं दिखते मदारी, है ना, क्योंकि वो उन पे 7 साल जेल है। बंदर को आप केज नहीं कर सकते हो, बंदर को आप पट्टा नहीं पहना के पाल सकते हो। सिमिलर इज इट विद पैरट्स। बर्ड्स में अगर आप बात करोगे तो इंडियन पैराकीट जो है वो बिल्कुल बैंड है, शेड्यूल 4 एनिमल है, तो आप उसको रख नहीं सकते हो। शेर शेड्यूल 1 है, आप शेर की खाल मिल गई, शेर का नखून भी मिल गया ना आपके घर से, तो आपको 7 साल की जेल है इमीडिएटली, इवन मोर इफ पॉसिबल। तो होता क्या है कि अगर हम इनको कंपेयर करें फिर हैंड से, या लाइफ स्टॉक जो आप डेली कंज्यूम भी कर रहे हो, जिनको हम मुर्गियाँ बोल देते हैं, चिकन बोल देते हैं, उनके लॉज बड़े अलग है। उनमें सिर्फ मीट में साल चिकन नहीं, आप ये भी देख लो, गोट्स भी होगा। हाँ सब कुछ है, बकरा है, लैम, मतलब बेसिकली आप कहो तो उसको दोनों टाइप के मीट हैं, बट वो लॉ वहाँ पे नहीं एक्ट करता। तो उसमें
मेनली चैलेंज क्या आता है कि लॉ एक्ट नहीं करता इज वन पार्ट ऑफ इट, बट जितना लॉ है भी ना उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है वहाँ पे। तो जैसे अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स हैं 1960, जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स 1960 का यही एक चैप्टर है, तो आप उसमें देखोगे लिखा है कि एक मुर्गी को 1 फीट बाय 1 फीट में आप रख के ट्रांसपोर्ट करोगे, ऐसे ट्रांसपोर्ट करोगे कि उसके ऊपर वाला जो एनिमल है वो नीचे वाले एनिमल के ऊपर एक्सक्रीटा ना करे। अच्छा, लेकिन सारे तो आप हम देखते हैं कि वो एक के ऊपर एक वो स्टैक करके पैक करके जाएंगे पूरा, है ना। हाँ, और वहां पे मैक्सिमम स्पेस देने का कल्चर नहीं होता, हाँ, वहां स्पेस में मैक्सिमम जानवर भरने का कल्चर है। एक ही केज में कितनी सारी मुर्गियां होती हैं और Exactly. ऐसे करके निकाल वो ऐसे उल्टा करके निकालेंगे, और वो होता क्या है कि उनके लिए इकोनॉमिक्स वॉल्यूम में है कि मैं इतने बड़े ट्रक में कितनी डाल दूंगा। अगर कोई पतली होगी छोटी होगी तो 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे। तो उनको उस रूल से कोई मतलब नहीं है, हमारी अथॉरिटीज को उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ है, ऐसी बात नहीं है, द लॉ इज देयर। एक पिग के लिए अलग लॉ है, अलग डेफिनेशन है कितना स्पेस उसको चाहिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे करना है। अच्छा, ये डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट लेना है, वेटनरी डॉक्टर्स ऑफ द स्टेट ही नीड्स टू सर्टिफाई कि ये एनिमल जो है ट्रांसपोर्ट के लिए फिट है। अच्छा, ये आपको कभी किसी के पास नहीं मिलेगा, कोई परमिट नहीं मिलेगा आपको, जो गाड़ी जैसे चल रही है वैसे चल रही है, दैट्स इट। इसमें अच्छा, कुछ मतलब नहीं चलता। सारा कुछ सारे लॉज होने के सारा लॉज जो कि नोबडी, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब इज द पुलिस गोइंग टू कंट्रोल इट? हाँ, मतलब टेक्निकली तो देखो जो स्टेट लॉज होते हैं वो पुलिस एनफोर्स करती है, उसके अलावा कोई नहीं एनफोर्स करता। ओके, अगर पुलिस के आगे से ही निकल के जाते हैं वो तो। हाँ, पुलिस का आगे से जाएगा, पुलिस के साथ जाएगा वो, हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें। मतलब वो हर पिकेट का अपना है रेट कि इतने पिकेट पे इतना गाड़ी निकला, इतना पैसा रख दो यहाँ पर, सिंपल है। उसके लिए कुछ वो नहीं है। इनफैक्ट अगर आप गाड़ी रोकोगे भी ना वो, एंड लेट्स से यू डायल 112, तो वो सामने से जब पुलिस वाला आएगा तो वो कहेगा क्या ये मुर्गी की गाड़ी पकड़ के खड़े हो तुम, जो खाते हैं उनको रोको ना। तो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जो खा रहा है, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो बनाई इसलिए जा रही है कि खाने के लिए बनती। हाँ, मैं ना आई रिमेम्बर, मेरा फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड, उसको मैं बोलता हूँ कि तू वैसे इतना बड़ा एनिमल लवर है और तू नॉनवेज कैसे खा सकता है? हम्म। तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है उसकी बात में। मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉनवेज खाना गलत है कि सही है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक जगह पे कैसे तुम लव एंड केयर दिखा सकते हो, दूसरी जगह पे नहीं। व्हेन इट इज अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट ना, आई एग्री वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब कोई एक एनिमल लवर होता है या एटलीस्ट कहता है कि भाई मेरे को तो जानवरों से बड़ा प्यार है, तो मैं उसको ऐसे विजुअलाइज करता हूँ कि वो फिर किसी जानवर से ही नहीं, बट वो फिर हर किसी से वैसे रहेगा। हाँ, राइट। क्योंकि आपको ना किसी को मारने की भी हिम्मत नहीं आएगी कि आप किसी को पीट दो, कुछ कर दो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ एक्सट्रीम ही गलत कर रहा है तो आप नहीं करोगे, ऐसे आपको रेज ही नहीं आएगा अपने अंदर। बट वो एक चैलेंज है क्योंकि बहुत लोग क्या है ना, वो हम लोग जैसे कुत्ता है, मेरे एक फ्रेंड है उसके घर में लैब्रा है, तो उससे एक्सट्रीम प्यार है, लेकिन उसको बर्गर चाहिए, चिकन बर्गर ही खाना, उसको चिकन बर्गर ही है। वो नॉर्मल वेज पैटी बर्गर और इनमें कुछ नहीं खा सकता वो, उसको चिकन बर्गर ही चाहिए। तो उसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एट द सेम टाइम एज अ सोसाइटी अगर आप ऐसे देखोगे तो ये तो एक मार्केट है। अगर आप कंज्यूमरिज्म को कम करोगे, अगर आप ये कहोगे कि भाई मैं एग नहीं खाऊंगा, मैं मीट नहीं खाऊंगा, तो तब जाके उनका इस तरीके से ट्रांसपोर्ट और क्रुएल्टी कम होगा। अगर आप वीगनिज्म के आइडिया के बारे में आपने कभी सुना हो, तो आई हैव माई सेल्फ बीन अ वीगन फॉर अबाउट 2 years, बट थोड़ा वही फैमिली इतना एक्सेप्ट नहीं करती थी, एंड देन ऑफ कोर्स माई ट्रैवल एंड वो, तो आई ट्राई कि मेरा वीगनिज्म मेंटेन इतना रहे कि हाँ एटलीस्ट जो चीज़ मैं क्विट कर सकता हूँ तो उतना मैं क्विट करूँ। क्योंकि अगर आप एक्चुअल आइडिया देखोगे वीगनिज्म का, तो वो बिल्कुल रिलेट करता है जो हमारी प्लांट बेस्ड डाइट है उससे। उसने सिर्फ और सिर्फ वीगन डाइट में कहा है, वीगनिज्म के अंदर, कि आप क्रूअल्टी फ्री खाना कुछ भी खा लो। मैं तो ऐसे ऐसे वीगन से मिला हूँ जो कहते हैं कि मैंने तो अपने घर में 2 गायें पाल ली, अब इनके जो दूध निकलेगा ना ये मेरे लिए, और जब तक ये गायें हैं मेरे पास है। वो कहते हैं हम दूध पियेंगे पर हम तो ऐसे वीगन है कि इसी गाय का पियेंगे, ये हमारे पास रहेगी, इसकी सारी संतानें मैं रखूंगा, इसके सारे बच्चे मैं रखूंगा, और इसका सारा देखभाल मैं करूंगा। आई थिंक वो आपके लिए हेल्दी भी होता है। जैसे अभी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क भी पैकेट का या कुछ भी डेयरी का, वैसे तो जो आर्टिफिशियल आ रहा है वो तो है ही खराब, वो पता ही नहीं किसी को, लेकिन जो पैकेट वाला भी आता है आई थिंक दैट इज नॉट गुड फॉर आवर डाइजेशन एट ऑल। बनास डेयरी जो अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था,
तो वो बताते कि देयर वर टू फाउंडर्स, तो वो कहते ये शायद एक CGHS था, मतलब सेल्फ हेल्प से शुरू हुआ था ये भी। तो वो एक अपना चैलेंज बता रहे थे कि जब उन्होंने इस सेटअप को स्टार्ट किया था, दैट इज सेलिंग मिल्क, तो इंडिया में दूध बेचना मतलब बेटे बेचना ऐसा माना जाता था। अच्छा, कि दूध को बेचना तो इतना बुरा काम है कि कोई बेटा थोड़ी बेच देता है, तो ऐसे तुम दूध नहीं बेच सकते कभी भी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकर था कि पहले इस मिथ को लोगों के दिमाग से निकालो कि दूध बेचना गलत काम है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेरी गाय है, मेरी भैंस है, मैं इसका दूध पीऊंगा, कंज्यूम करूंगा, इसका बछड़ा है ये रहेगा, और मेरे परिवार के लिए गाय भैंस रहेंगी। पहले मिल्क वॉज नॉट अ वेरी कंज्यूमराइज्ड प्रोडक्ट। अब आप मार्केट को अगर देखोगे विद द ह्यूमन पॉपुलेशन, कंपेयर करोगे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को, तो मिल्क तो कुछ परसेंट में ही अवेलेबल है और डिमांड इतनी बड़ी है सामने। करेक्ट। तो वो मैच नहीं हो सकती। दैट इज वाई यू एनकाउंटर सच इंस्टेंसेस जहाँ पे आप देखते हो कि वो मिल्क उल्टा सीधा बना रहे हैं, हाँ, वो पाउडर डाल के केमिकल से बना देते हैं। केमिकल से बना दिया। Exactly. वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डिमांड इतना बड़ा है और मार्केट में दूध आप कितनी गाय भैंस पाल लोगे? लाइफ स्टॉक के लिए अगर आप किसी भी वीगन व्यक्ति से बात करोगे, तो लेट्स से आपको जो लैंड एरिया चाहिए अपनी एक्चुअल अमाउंट ऑफ भैंसे पालने के लिए, जो कि दूध पूरा कर पाए पूरे भारत का, तो उतना लैंड तो हम पे है भी नहीं। और अगर आप इसे स्टैटिस्टिकली देखो, बहुत सिंपली नंबर्स में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर उतने हिस्से के ऊपर आप इंसानों के लिए खाना बनाने लग जाओगे, वो 10 to 12 टाइम्स ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर देगा, ज़्यादा लोगों को केटर कर देगा एज कम्पेयर टू दैट फॉडर जो उस गाय भैंस के लिए बन रहा था। अच्छा। तो इट इज़ होल इन होल अ मार्केट जहाँ पे हम अपने लैंड एरिया को मैक्सिमम कल्टीवेट कर रहे हैं, गाय भैंस के लिए चारा बना रहे हैं, फिर उस गाय भैंस को भी हम काट के खा रहे हैं, उसके दूध को भी हम पी रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो दूध हमारे को पूरा नहीं पड़ता, तो हम केमिकली प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो गाय भैंस की जो एवरेज साइकिल थी वो पहले 12-13 साल थी, अभी वो 3 साल है मैक्स। क्योंकि क्या होता है कि वो अब तो एक वो मशीन है। अभी तो क्या है, वो भैंस आपने खरीदी तो बॉल पर जहाँ तक मुझे ध्यान है 50-1,000 रुपए की शायद भैंस आ जाती है, और आप उसको 3 साल चलाते हो, उससे तीन साइकिल में आपको 3-4 साइकिल में बच्चा पैदा कराना है ताकि वो दूध देगी। अगर मेल है, कटड़ा है, तो वो कटने चला जाएगा वो इमीडिएटली, कुछ टाइम रहेगा और फिर वो कटने चला जाएगा। कटिया है तो यू गेट अ एडेड बेनिफिट। और आजकल डॉक्टर्स जो ऐसे एरिया में डॉक्टर्स भी हैं, दे आर ऑल्सो स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन आपको ऐसा दे देंगे कि इससे कटिया ही पैदा होगी, फीमेल ही पैदा होगी। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल वे में तो वो मेटिंग नेचुरल वे में नहीं करते, वो इंजेक्शन से पैदा कराते हैं। फोर्स इंजेक्शन होता है, उसको फोर्स इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उससे वो भैंस का बच्चा कराते हैं। अच्छा, नेचुरली नहीं। नेचुरली नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो मेट कर रहे हैं और भैंसा और वो है, वो मेट नहीं होते कभी, वो आर्टिफिशियली होता है। अच्छा, उसमें अगर कटिया मिली तो आपकी लॉटी इज फीमेल। फीमेल, कटिया इज फीमेल, कटड़ा इज मेल। तो कटड़ा मिला तो हो गया कत्ल खाने में, वो अगले दिन ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको, उसके नाम के 25-30 हज़ार रुपये रिटर्न आ जाते हैं। तो दैट इज यू नो गेटिंग एक्स्ट्रा बक, कि या तो 25-30 हज़ार रुपये आ जाए या 50,000 की एक लॉटरी और आ जाए। तो वो उसको दोबारा बेचते हैं, फिर दोबारा वो 3 साल बाद क्या है, बांझ हो गई। इसमें एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन, बैन है वो वैसे, लेकिन लगता है हर कोई लगाता है। बैन है इंजेक्शन, लेकिन हर कोई यूज़ करता है। गाजीपुर डेयरी के आसपास जो सारे केमिस्ट हैं सब बेचते हैं, खुलेआम बेचते हैं लोग, कि इन लोगों का धंधा है ऑक्सीटोसिन बेचना। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन क्या करता है, इट्स अ मिथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो एक मिथ है कि वो ये कहता है कि दूध अगर तुम 3 घंटे में निकालते हैं तो वो 1 घंटे में निकाल लोगे। हाँ, मैंने ये सुना है कि जो ये घरों में भैंस वगैरह पाल के काम करते हैं लोग हाँ, दूध बेचने का, ये लोग इंजेक्शन लगाता है, ये वो ऑक्सीटोसिन वही। ये ऑक्सीटोसिन वही है। अच्छा। तो वो क्या करता है कि वो उसका दूध जल्दी निकाल लेता है। वो दूध एक्चुअली जल्दी नहीं निकालता, वो क्या करता है, उसके जो आगे का थन होता है उसको सोलन कर देता है, उससे वो दूध थोड़ा जल्दी दे देती है। लोगों का मिथ है कि वो दूध ज़्यादा दे देती है, अच्छा। लोगों का मिथ हाँ, है बोलते दूध हैं कि ज़्यादा आ जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन वाली से ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा नहीं मिलता, वो जल्दी मिलता है, दैट्स इट। तो उसको वो उस पर टाइम कम इन्वेस्ट करना होता है, तो वो उसको इंजेक्शन लगाता है और वो दूध निकालता है। उस इंजेक्शन की वजह से उस दूध के अंदर आते हैं बहुत सारे केमिकल्स, जो उसको एक्चुअली इम्प्योर बनाता है। वो बेस सोर्स पे वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है जो उसको सबसे सोर्स पे ही गंदा कर देता है।
फिर जो वो दूध आता है उस इंजेक्शन से उसको हार्म क्या होता है कि वो जो भैंस एवरेज 9 10 12 साल चलती थी वो तीसरे साल में मांझ हो जाती है कि वो उसके बाद आर्टिफिशियली भी इंसेमिनेट नहीं हो पाती। तो थर्ड फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तक मैक्स टू मैक्स डिपेंड्स ऑन एनिमल टू एनिमल वो बांझ हो जाती है तो उसको भी कटने भेज देते हैं। तो दिस इज हाउ द साइकिल रिपीट्स। फिर वो गाजीपुर के कत्ल खाने में या कहीं जाएगी उसको काट के दे यूज इट फॉर अदर पर्पसेस। तो वो जो एनिमल है उसकी जो एक्चुअल साइकिल है वो थ्रू आउट यही होने वाली है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे कि हाँ मैं इसको क्रूअल्टी कैसे हटाऊं तो आप सबसे पहले उस कंज्यूमरिज्म से हटो, आप सबसे पहले उस चॉइस से हटो। एंड लेट मी पुट इट दैट वे, अगर आप कोशिश करना समझने की, आप समझ पाओ तो नाउ लेट्स से यू हैव अ पेट, जॉय है उसका नाम, है ना। राइट राइट अभी क्या होता है कि जॉय से ना आप अटैच्ड हो और जॉय आपको एज अ मदर फादर फिगर एक दिखता है कि माय पेरेंट, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक भैंस का किसी का भी बच्चा इंसान, मतलब आई एम श्योर आपके व्यूअर्स में मदर्स भी होंगी फादर्स भी होंगे, बिल्कुल आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ही उसको आपसे दूर कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ यू। आप उसको किडनैपिंग और पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगा दोगे, बिल्कुल राइट। सेकेंडली उसका सोल इंटेंट है आपसे कुछ कंज्यूम करवाना, निकलवाना आपसे। उसके बाद आपका बच्चा अगर मेल है तो मर गया, फीमेल है तो आपके नेक्स्ट साइकिल में वो है। अब आप इसको कैसा देखोगे? नाउ इट साउंड मोर पेनफुल, क्योंकि अब आपके अंदर वो इमोशंस आ गए, आपने पिक्चराइजेशन ऐसी करी है। तो जो एनिमल लवर्स हैं जब वो इस पिक्चराइजेशन पे चलते हैं ना कि बॉस हमारे साथ एनिमल लवर क्या, आप कोई भी आप देख लो जो भी एक इमोशनली सेंसिटिव ह्यूमन पर्सन है, अब उसको आप ह्यूमन बोल दो, सेंसिटिव भी हटा दो, बट ह्यूमन पर्सन भी है ना, तो उसको इस चीज को सोचने में दिक्कत होगी। सो अभी सोसाइटी शायद ये सारी चीज़ें सुन के थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करे। आई थिंक लोगों को कुछ तो इंसाइट मिले, कुछ एनिमल्स के लिए भी फ़ायदा हो जो चीज़ें आपने बताई। एज यू सी हमारा जो शो का नाम है वो है फॉर द बेटर, तो ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। बट एक चीज़ है जो सोसाइटी में मुझे शायद थोड़ी सी क्रूअल लगती है, जो एक सेलिब्रेशन का पार्ट है, दैट इज़ घुड़चढ़ी। शादी होती है तो वो एक रिवाज के नाम पे बना दिया गया, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा गलत है। आजकल आप घोड़े से तो ट्रेवल नहीं करते हो, यू हैव कार्स, यू हैव अदर व्हीकल्स, बट शादी के लिए घुड़चढ़ी होती है। अभी हाउ डू यू सी दैट, और उस एनिमल की लाइफ, क्या वो लाइफ उनको इजी है या वो भी पेनफुल लाइफ जी रहे हैं? एक घोड़ी से एवरेज जो व्यक्ति कमाता है वो सिर्फ शादी में कमाता है, उसके बाद आगे पीछे उस घोड़ी से कुछ ज्यादा नहीं कमा सकता वो। हाँ, मतलब शादी के तो सीजन में ही आई थिंक ये सब ज्यादा। मैक्सिमम ये है कि आपके दिखने को भी, और वो घोड़ी उस टाइम पे ही कमा के देती है। देखो जो घोड़ा होता है ना वो क्या है, घोड़ा गाड़ी में चलता है तो वो कमा के दे देता है कुछ ना कुछ कि भाई डेली यूज तो आ रहा है। अच्छा। घोड़ी के साथ ऐसा नहीं होता। तो घोड़ी का क्या है, ज्यादातर लोग नाल निकाल के बेचते हैं वो अंधविश्वास में। उनका ये यूज होता है कि बाद में नाल निकालो और बेचो, तो उसमें उनके हॉर्स शू जो है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो नाल तो कील से ठोकी जाती है ना पैर में, फिर उसके बाद वो रिपीटेडली ठोकी जा रही है निकाली जा रही है, ठोकी जा रही है निकाली जा रही है, तो उसका पैर सड़ा देती है। सेकेंडली क्या होता है, अगर आप घुड़चढ़ी की प्रथा को देखोगे तो मैं तो नहीं कहूंगा इट डेट बैक्स टू दिस मच और दैट मच, बट ये उस टाइम पे होती थी जब एक्चुअल व्हीकल्स ही यही थे हमारे पास। हाँ एग्जैक्टली। पहले घोड़ा गाड़ी में या उनमें चलते थे, और तब उस टाइम क्या होता था, सिंस देवर द अल्टीरियर ब्यूरो के अवेलेबल ही ये थे, तो उनकी मेंटेनेंस भी उस हिसाब से थी। अब अगर आज मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से यू हैव अ कार और वो 10 लाख रुपए की है, तो उसको आप 6 महीने में 5-7 हज़ार की सर्विस करवाओगे, है ना। लेकिन उतनी भी इन्वेस्टमेंट एक घोड़ा गाड़ी वाला अपनी घोड़ी पे नहीं करता कभी, वो उससे इससे ज्यादा कमा लेगा, लेकिन इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता अपार्ट फ्रॉम फूड फॉडर वाटर, इससे ज्यादा नहीं देता वो उसको। तो आप देखते हो बहुत बार क्या होता है कि जो पुल करते हैं उनको आगे उनके मुंह में हॉर्नबिल होती है, एक स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स क्या करते हैं कि वो उसके मुंह में दर्द देते हैं थ्रू आउट। तो जब वो उसको पीछे से खींचता है तो जो सबसे ज्यादा ऐसी शैतान घोड़ी होती है उसको वो जरूर लगाया जाएगा उसके मुंह में। तो अगर आप घोड़ी का मुंह देखते हो, आपने ऐसे दांत पे नहीं लगा हुआ देखा काइट बाइट बाइट करते हुए,
तो वो स्पाइक की जो स्ट्रिप होती है वो लीगली बैंड है, लेकिन वो लगाने के बिना आप घोड़ी को खींच नहीं पाते, पहली दिक्कत। सेकेंडली क्या होता है, आप उसका हार्नेस देखो पूरी घोड़ी का, तो सैडल वाज द मोस्ट यूज थिंग अर्लियर, क्योंकि घोड़ी के ऊपर बैठते थे। अभी आजकल रथ आ गए हैं, तो आप उसकी साइड्स, घोड़ी की साइड देखोगे, पैर देखोगे, उनमें चोटें लग रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको ढक देते हैं। तो आपको तो दिखते ही नहीं कि घोड़ी के चोट लगी हुई है। और आप उसका कपड़ा हटा के देखोगे ना, तो उसमें इतने जख्म निकलेंगे, इतने जख्म निकलेंगे, क्योंकि शादी का सीजन स्टार्ट हुआ तो उस घोड़ी का रेस्ट नहीं होता। वो आज घोड़ी को तैयार करते हैं, शाम को रात को आपकी जब बारात चली उसके घोड़ी के कपड़े उतारे हटाए, और अगले दिन उसे फिर तैयार करना है। तो उसके बीच में अगर उसको चोट लगी हुई है तो वो रेस्ट नहीं कर सकती घोड़ी। उस टाइम पे वो अपनी घोड़ी से मैक्सिमम कमाई लेने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि अरे आज 2 दिन कोई शादी कैंसिल कर दो या नहीं आ पाएगी या दूसरी को बोल दो, वो ये नहीं करता। वो कहता है कमाने का टाइम है इस टाइम पे, अभी तो तेरे को चलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अब उसके लेट से पैर में जख्म है, कीड़े पड़ रहे हैं, सोर आ गए हैं, बहुत कॉमन है, क्योंकि घोड़ी कभी कभी, ये लोग क्या है ना, बड़े गीले इलाके में रहते हैं तो इनके पैर सड़ने लग जाते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उनको पैडेड फील्ड भी चाहिए होता है। आजकल दिल्ली एनसीआर में तो पैडेड तो नहीं मिलेगा, सड़क ही मिलेगी। तो नाल लगा के वो लोग जहाँ भी उनको रखते हैं, उनके पैर, और इतनी लाइफ नहीं होती घोड़ी की। तो उससे क्या होता है कि आप अगर कपड़ा हटाओगे ना तो आपको दिखेगा ब्रूसेस हैं, घोड़ियाँ आपको गिरी हुई मरी पड़ी, आपने बहुत बार देखी भी होंगी कि शादी की घोड़ी जा रही है, बग्गी जा रही है, घोड़ी गिर गई नीचे, एक घोड़ी गिर गई नीचे। वो गिरती इस वजह से है क्योंकि वो उसको बग्गी वाला चलाया जा रहा था, चलाया जा रहा था, चलाया जा रहा था, और एक पॉइंट अब आ गया है जब उसने छोड़ दिया। और लार्ज एनिमल, पर्टिकुलरली घोड़ा या घोड़ी के साथ ना एक चैलेंज है, इनके पैर खराब हुए एंड दे आर ऑफ नो यूज। अच्छा, अब ये कभी यूज में नहीं आ सकती। क्या किया जाता है? पीटीएस, घुट्टो स्लीप इंजेक्शन लगा मार दो, लोग ये करते हैं इसमें। किसी के काम नहीं आ रही, कौन लायबिलिटी रखेगा? So they do they bury these pet? ना ना, फेंक देते हैं उठा के कूड़ेदान में। तो जैसे घोड़ी है आपकी, उसका पैर टूट गया, एक पैर टूटा है, 3 पैर ठीक है, एक पैर जो टूट गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, इजीली नहीं जुड़ता। रेयर केस है कि हाँ फ्रैक्चर वैक्चर ठीक हो रहा है, घोड़ों के अंदर आराम से ठीक नहीं होती चीज़ें। और पैर उनकी सब कुछ है, तो जब वो ठीक नहीं होती, यू पुट देम टू स्लीप एंड थ्रो देम अवे, दैट्स इट। आपने जितनी भी कैलाश यात्रा और वो देखी हैं कि खच्चर गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, वो उनका कुछ नहीं होता बाद में, वो लोग मरे हुए छोड़ जाते हैं वहाँ पे, एज इट इज छोड़ जाते हैं। आपने अगर वहाँ पे रील्स में या पीछे तो बहुत वायरल हुआ था ये, कि आपने यात्राओं में देखा होगा, ये जितने म्यूल्स हैं, घोड़ी हैं, खच्चर है, इनके पैर सब कुछ होते हैं। अगर इनके पैर साबुत हैं तो ये बस गोल्ड हैं उन लोगों के वे, और इनके पैर नहीं बचे तो वो लोग उनको फेंक जाते हैं कहीं पे भी, वट एवर नेक्स्ट पॉसिबल जगह जो है वहाँ उसको फेंक के चले जाते हैं। अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाओगे, लाइक सिटी, स्मॉल सिटीज लाइक बागपत है, बहुत है, आप इन सिटीज में जाओगे सी, वहाँ पे खुलेआम आपको घोड़े और वो खच्चर छूटे हुए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको पेट डॉग्स जोड़े हुए मिलते हैं ना, अच्छा, तो वहाँ पे आपको ऐसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। अभी ये थोड़ी सी सुन के ये सारी बातें दुखदाई तो है ही, बट आई थिंक कहीं ना कहीं देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। डेफिनेटली। जैसे हम सर्दियां आते ही देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रीट एनिमल्स को कपड़े पहना दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग केयर करते हैं तो उनको लगता है ठंड लगेगी। मुझे याद है मैंने आपसे एक बार इस बारे में बात की थी, तो आपका ओपिनियन डिफरेंट था। होता क्या है कि वो मॉर्निंग के अंदर ना जो ओस होती है हाँ, वो उनकी बॉडी पर रुक जाती है उस कपड़े में। तो ऐसा कहते हैं, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम फ्यू वेटनरी डॉक्टर्स, कि उनको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट्स से अ डॉग इज इल, वो बीमार है, Okay. और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, हाँ, और उसके पूरे कोट के ऊपर अब उमस है, अच्छा, ओस है, वो बॉडी टेम्परेचर और गिराएगी। अब वो सुबह तक तो गीला रहेगा, आपकी सुबह की गाड़ी की शील्ड जब कितना पानी दिख रहा है ना उस पर, कि पूरा पानी पानी लगा हुआ है, तो उसकी बॉडी पे भी तो वही है। अच्छा, क्योंकि किसी भी जानवर के ना नीचे और हमारे भी सबसे आगे जो है हीट अलग होती है, पीछे अलग होती है। हाँ, तो बैक तो उतनी हीट नहीं होती, वो पूरा गीला रहता है फिर। ओके, तो उस टाइम पे जब वो गीला रहता है, बॉडी टेम्परेचर को लो करता रहता है, तो वो इसलिए इतना अच्छा नहीं मानते, नॉट द बेस्ट चॉइस। तो मेनली क्या है कि जब मैं आपके माध्यम से मैक्सिमम लोगों को तो यही बताना चाहूंगा कि आप एनिमल्स के लिए सिंपल कर सकते हो कि आप फीड कर दो, स्टेरलाइज कर दो, वैक्सीन कर दो। उसके बाद ओवर एंड अबव आप जब भी उनके लिए कुछ कर सकते हो, विच इज प्रोवाइडिंग बेसिक फूड एंड शेल्टर, दैट्स इट। देखो आप अपने लोकल लेवल पे करते हो ना, तो एक बड़ी आर्मी की तरह हम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं उसे, फर्स्ट थिंग।
सेकेंडली क्या होता है कि आपका उस एनिमल से रिश्ता अच्छा है, तो जब उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्टेरलाइज़ करवाने के लिए जाएगा कोई, तो वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको हाथ लगाने देता है, आपको दिक्कत नहीं आती। एट द सेम टाइम फॉर द लार्जर गुड, एटलीस्ट बेसिक जो हम कर सकते हैं वो है कि प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर। तो अब उनके लिए बोरी बेड्स, अब आपने बोरी बेड्स देखे हैं हमारे कैसे हैं, वो 20 रुपए की बोरी आती है, उसमें 3-4 किलो भूसा डालते हैं, 10 रुपए का 15 रुपए का भूसा है, तो लेट्स से 60 रुपीज़ में आपको एक वो रेडी होकर मिल जाता है, विच इज़ नॉट टू मच, एक चॉकलेट के प्राइस से भी सस्ता पड़ता है आपको, तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, वो बहुत ईजी है करना। ओनली थिंग इज कि यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कोई और आके करेगा, आपके लिए करेगा, ऐसा नहीं होता। आपको लगता है यार मेरे को कुछ करना है, इनके लिए करना है, हमें नेचर के साथ थोड़ा-सा, हम आपस में जब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वी गेट क्लोज़र टू आवरसेल्व्स विदिन। तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, आपके पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है, आपके थॉट्स पे भी पड़ता है, आपकी लाइफ़ पे भी पड़ता है। I think these small steps and these small changes are going to do society a little better. एग्ज़ैक्टली, है ना? डेफ़िनिटली। So I think we can close it now. Right. आपके साथ एक healthy conversation हुआ. So ये सारी बातों के बाद I am feeling a little full because ये सारी चीज़ें जानना, ये सारे इंसाइट्स मिलना अपने आप में मेरे लिए, तो मैं आई एम फीलिंग वेरी लकी। एंड आई थिंक जिन लोगों ने सुना है दे आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ लिटिल बेटर ह्यूमन आफ्टर लिसनिंग टू दिस, एंड मे बी स्टार्ट करें ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं। सो आई थिंक We are going for the better. हाँ, आई थिंक वी आर गोइंग फॉर द बेटर नाउ। सो Absolutely. थैंक यू सो मच अनुराग, आप टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, थैंक यू सो मच। Pleasure.